A very good afternoon to everyone. So today we are going to discuss the subject called BCK, Business and Commercial Knowledge. ठीक है? तो आज जो हम लोग BCK का कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जो चैप्टर नंबर 2, बिजनेस एनवायरनमेंट. चैप्टर का नाम ही है बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है? तो चैप्टर नंबर 1 हम लोग इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज फर्स्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज एक्चुअली बिजनेस एनवायरनमेंट. पहले आप बिजनेस को समझोगे, एनवायरनमेंट को समझोगे, तब तो आप चैप्टर नंबर 1 समझ पाओगे. एंड चैप्टर नंबर 1 विल बी टेकन बाय मोहित सर. ठीक है? तो पहले आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 मेरे संग अच्छे से लेक्चर अटेंड करना है. विल बी टेकिंग 2 क्लासेस टू कंप्लीट दिस चैप्टर. आज का एक क्लास होगा, कल का एक क्लास होगा. ठीक है? यस, टुमारो इटसेल्फ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर. तो इन द स्पैन ऑफ 2 क्लासेस दिस एंटायर चैप्टर विल गेट ओवर. एंड द गुड न्यूज इज, ध्यान से सुनना मेरा बात, ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही सुंदर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में हम लोग करने वाले हैं. ठीक है? बहुत ही मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी. ये वाला चैप्टर को ऑलरेडी मैंने नोट्स जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है और सारा नोट्स जो है आपके मैथ से इंस्टीट्यूट के. ठीक है? एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ दिस क्लास यू आर आल्सो गोइंग टू गिव द मार्किंग्स. ठीक है? आपको मैं मार्क भी करवा दूंगी मैथ से, जहां से आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है सब कुछ मैथ से ही आता है, इंस्टीट्यूट के मैथ से. ठीक है? तो यहाँ नोट्स से हम लोग पढ़ेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मोड में, फिर उसके बाद जो मार्किंग्स है मैथ से कर लेंगे हम लोग. तो आज का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इट्स अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है? 3D प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए, बहुत ही मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी. पूरा ये प्रेजेंटेशन में आप लोग खो जाओगे. यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ जंगल, यू आर एक्सप्लोरिंग अ जंगल. ठीक है? तो चलो हम लोग जंगल में चलते हैं. आज का हम लोग का टॉपिक है जंगल सफारी. यू विल जस्ट इमेजिन योरसेल्फ यू आर सिटिंग इन अ जंगल एंड यू आर डूइंग द क्लास ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ऑलराइट, सो फटाफट देख लो, सब कोई आ गए हो ना? आई कैन रिज्यूम द क्लास. फास्ट फास्ट फास्ट, ज्वाइन फास्ट. यस, इंस्टीट्यूट के मैथ का बिल्कुल जरूरत है यहाँ पे. ठीक है? ऑलराइट दीक्षा, ऑलराइट हर्ष, इंस्टीट्यूट का मैथ हम लोग को यहाँ जरूरत है. So this is your chapter business environment. Shall we commence the class? Start करें हम लोग. Very quickly tell me. अभी भी कुछ बच्चे वेटिंग रूम में हैं. Just let me give them the admission. Please आप लोग पंक्चुअल रहो अपने क्लासेस में, so that we can begin the class timely. We can end the class timely. चलो अब हम लोग जो है अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट. एज यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. ठीक है? चैप्टर का नाम क्या, फटाफट मेरे को बताओ. बिजनेस एनवायरनमेंट. सब कुछ ध्यान से सुनना. दिस एंटायर सब्जेक्ट ऑफ बीसीके, जो बीसीके 40 मार्क्स का है. ठीक है? एंड मेरा बात ध्यान से सुनना, अगर आप सारा लेक्चर्स करोगे अच्छे से, ठीक है, सारा आप मेरा चैप्टर्स देखोगे, सुनोगे, लेक्चर अटेंड करोगे, तो फुल मार्क्स आना ही आना है, गारंटीड. क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना ऐसा कि आपको अलग से आउट द बॉक्स क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में. जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंडिंग तो इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास में समझ में आ जाएगा, बट आपको मेरे संग लर्न भी करना पड़ेगा. तो समझने के साथ आपको क्या करना है? लर्न भी करना है मेरे साथ सब क्लास में. ठीक है? तो पूरा का पूरा लेक्चर आप मेरा ध्यान से सुनोगे, देखोगे, लर्न करोगे, एनालाइज करोगे. समझ में आ रहा है? ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट क्लास हो एंड व्हेन आई एम गोइंग टू डिस्कस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यू आर एबल टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस. ठीक है? तो बीसीके आपको एकदम साथ साथ चलना है मेरे. अगर आप ये सोचोगे आज क्लास कर लेते हैं, लेकिन लेक्चर का जो रिवीजन है मैथ से मैम जो मार्किंग करा रही है, हम लोग एग्जाम टाइम पढ़ेंगे, हो जाएगा, यू आर वेरी रॉन्ग. सेम डे itself you have to look on those marking. It will just take 10 to 20 minutes to learn those markings if you have attended the class very sincerely. तो बीसीके ऐसा सब्जेक्ट है, लोग इससे डरते हैं, बट अगर आप मेरा क्लासेस करोगे सारा, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला है. ये जो चैप्टर है, ये नॉट ओनली दिस चैप्टर, दिस एंटायर सिलेबस विल गिव यू इमेंस नॉलेज अबाउट द प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड. ठीक है?
फिर एक चैप्टर नंबर 3 दैट इज द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ द एंटायर लॉट, उसमें आपको बहुत सारी कंपनीज के बारे में बताया जा रहा है, उस कंपनीज क्या क्या उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उस कंपनीज का चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, हाउ वाज इट डिस्कवर्ड, व्हाट इज द हिस्ट्री एटसेट्रा। सब कुछ इजीली लर्न होगा क्लास में, ओनली इफ यू अटेंड ऑल द क्लासेस ऑफ बीसीके वेरी सिंसियरली। ठीक है, तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, जो जो मैं लेक्चर दे रही हूँ ध्यान से सुनना है, मेरे साथ साथ लर्न करना है, दैट्स इट। इतना कर लोगे, फुल मार्क्स गारंटीड इन बीसीके। ठीक है, चलो तो हम लोग अब जो है स्टार्ट करते हैं वेरी क्विकली। ऑलराइट, अब देखो बार बार ऐसे आओगे, हिमांशु, सोनल, यू ऑल आर लेट फॉर द क्लास। See, if I keep on joining you people, when will I teach? Done. चलो अब हम लोग जो है अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, ध्यान से सुनना, हम लोग को क्या पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज एनवायरनमेंट ऑल अबाउट। एनवायरनमेंट होता क्या है, ध्यान से सुनना, एनवायरनमेंट क्या होता है। टेल मी, आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट मेरे को बताओ। आपको जो सराउंड कर रहा है वही तो आपका एनवायरनमेंट है, तो मेरे को बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है आपके सराउंडिंग में। आप जहां पे भी बैठे हो, आप अपने आसपास क्या देख रहे हो, बताओ मेरे को, वही आपका एनवायरनमेंट है। फटाफट मेरे को बताओ, आप अपने सराउंडिंग्स में क्या देख रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है आपको। टेल मी वेरी क्विकली। यस, फैन दिखाई दे रहा है, टीवी दिखाई दे रहा है। सो ऑल दीज आर कॉम्प्राइजिंग योर एनवायरनमेंट। एयर दिखाई नहीं देता, ठीक है, बट एयर भी तो है आपके एनवायरनमेंट में। ट्रीज, पेड़ पौधा, पानी, सब ये एनवायरनमेंट कॉम्प्राइज करता है। ठीक है, तो ये आपका एनवायरनमेंट है। तो जो भी फैक्टर्स आपको सराउंड करते हैं वो आपके एनवायरनमेंट हो। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ ये सोच के कि क्या एनवायरनमेंट आपको इफेक्ट करता है। टेल मी वेरी क्विकली, डोंट यू थिंक ये जो कोरोना वायरस है ये भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, व्हिच यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई, बट यू कैन फील इट व्हेन इट अटैक्स यू। तो मेरे को बताओ क्या एनवायरनमेंट आपका फंक्शनिंग को, आपका लाइफ को, आपका डे टू डे एक्टिविटीज को इफेक्ट कर रहा है। टेल मी, अगर फैन हम ऑफ कर दिए क्या पढ़ पाओगे, आपको गर्मी लगने लगेगा, यस और नो, टेल मी। मान लो वैक्यूम क्रिएट कर दिए, एयर को हटा दिए, विल यू बी एबल टू ब्रीथ, नो। सो कैन आई से ये जो सारे एलिमेंट्स है जो कि एनवायरनमेंट को फॉर्म कर रहा है वो आपके डे टू डे एक्टिविटीज को इफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल। वो आपके फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहा है, वो आपके एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रहा है, यस और नो। सो कैन आई से एनवायरनमेंट इज अफेक्टिंग यू। सिमिलरली वो एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस को कवर करके रखा है, बिजनेस को सराउंड करके रखा है, उसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। और क्या वो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को इफेक्ट करेगा, हाँ बिल्कुल इफेक्ट करेगा। So can I say business environment is nothing, ध्यान से सुनना, business environment is nothing but the sum total of all those forces that have a bearing on the functioning of the business enterprise. Business environment refers to sum total of all those forces that have a bearing on the functioning of the business enterprise. इसका मतलब क्या हुआ, वो बिजनेस एंटरप्राइज को इफेक्ट कर रहा है, समझ में। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो गया, सम टोटल ऑफ ऑल दोस फोर्सेस। फोर्सेस मतलब क्या हुआ, जो सारे पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में मिले हुए हैं। बेयरिंग मतलब क्या हुआ, फोर्स एक्सर्ट करना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हो गया, सम टोटल ऑफ ऑल दोस फोर्सेस दैट अफेक्ट योर फंक्शनिंग। ठीक है, किसका फंक्शनिंग, बिजनेस का। तो वापस से मैंने डेफिनेशन सुना, मैंने क्या बोला, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू sum total of all those forces that have a bearing on the functioning of the business enterprise. Just have a look at the definition. Point number 2. Business environment refers to sum total of all those forces that have a bearing on the functioning of the business enterprise. Bearing मतलब क्या, उसको affect कर रहा है, बिल्कुल समझ में आया। तो मेरे संग ये डेफिनेशन प्लीज रिपीट करो, एनवायरनमेंट का डेफिनेशन बोलो बच्चा लोग। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, सम टोटल, एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट करे। लाइक आई विल गिव यू सम एग्जांपल। एक चीज बताओ, मान लो आपका जो दुकान है, साड़ी का दुकान है, मान लो कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया। नाउ द कस्टमर्स आर नॉट परचेजिंग साड़ी, दे आर नॉट बाइंग साड़ी, दे आर प्रेफरिंग सूट, दे आर प्रेफरिंग जींस, अदर मटेरियल ऑफ क्लॉथ। तो क्या आपके बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा, हाँ बिल्कुल पड़ेगा। डू यू नीड टू चेंज योर प्रोडक्ट लाइन, यस। सो कैन आई से चेंज इन कस्टमर डिमांड विल अफेक्ट योर बिजनेस। कस्टमर का अगर डिमांड चेंज हो रहा है, कि आपके बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा, यस और नो, टेल मी। सो कैन आई से customer forms a part of society, so this is an example of social factor. So social factor is an example of business environment that is affecting your workings. मान लो कोई नया मशीनरी आया, कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो क्या आपका पुराना मशीनरी आउटडेटेड हो जाएगा, आपको नया कंप्यूटर, अपने नया टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने बिजनेस एंटरप्राइज में, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। So can I say change in technology is also affecting your business enterprise, so that is a technological factor.
सो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया. अच्छा, द पैंडेमिक दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, द कोरोना वायरस, हैज इट अफेक्टेड द बिजनेस एंटरप्राइजेस? टेल मी यस और नो. ये जो वायरस फैल रखा है, क्या ये बिजनेस एंटरप्राइज को अफेक्ट किया है? यस, इट इज अफेक्टेड मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस ग्लोबली, एट द ग्लोबल लेवल. इफेक्ट कर रहा है ना? इफेक्ट कर रहा है कि नहीं बताओ? इफेक्ट कर रहा है. तो कहना है ये जो फैक्टर है, ये कौन सा फैक्टर हो गया? ग्लोबल फैक्टर हो गया. कोरोना वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल फैक्टर. तो सोशल फैक्टर का एग्जांपल मैंने क्या बोला? चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, चेंज इन देयर डिमांड. फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फैक्टर मैंने क्या बोला? चेंज इन द टेक्नोलॉजी, न्यू मशीनरी हैज अराइव्ड इन द मार्केट व्हिच यू आल्सो नीड टू अडॉप्ट. फिर मैंने पढ़ा है ग्लोबल फैक्टर. तो ये सारे फैक्टर्स ही तो एनवायरनमेंट के हैं. फॉर एग्जांपल, नया कॉम्पिटिटर आ गया, मान लो मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया आप ही के प्रोडक्ट लाइन का, तो अब आपको भी कुछ इंप्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट लाइन में, कस्टमर को कुछ अच्छा देना पड़ेगा जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं कर सकता. तो आर यू गेटिंग इफेक्टेड? अगर नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, कि आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है? यस और नो, टेल मी. तो दैट इज अगेन एन एग्जांपल. समझ में आ रहा है चीज? फिर मान लो कोई नया लॉ आ गया. फॉर एग्जांपल, फ्यू डेज बैक वी वर फाइलिंग सर्विस टैक्स रिटर्न, वी वर फाइलिंग वैट रिटर्न, बट अभी उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया? जीएसटी से. तो जब जीएसटी रिटर्न फाइल करने का बात आया, जीएसटी लॉ आया, तो क्या आपको नहीं लगता आपका बिजनेस में काम करने का तरीका चेंज हुआ, आपका बिजनेस एंटरप्राइज को इफेक्ट हुआ? सो दैट वाज अ लीगल फैक्टर. कोई भी नया लॉ चेंज हो रहा है, सो दैट इज अफेक्टिंग योर बिजनेस, दैट इज अ लीगल फैक्टर. समझ में आ रहा है? तो लीगल फैक्टर हुआ. फिर पॉलिटिकल फैक्टर होता है, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल, मार्केट रेट का इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो गया है, बैंक रेट चेंज हो रहा है, रेपो रेट चेंज हो रहा है, तो क्या आपके बिजनेस एंटरप्राइज को इफेक्ट हो रहा है? हाँ, बिल्कुल इफेक्ट हो रहा है. बैंक रेट चेंज होगा तो आपके एंटरप्राइज को इफेक्ट होगा ना, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस आर डिपेंडिंग अपॉन द finance, and finance is extended by the loans taken from banks and financial institution. So that is an example of economical factor. तो ये सारे फैक्टर क्या हो गए? एनवायरनमेंट फॉर्म कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे को एग्जांपल बताओ फटाफट एनवायरनमेंट का, क्या क्या हम लोग पढ़े? टेल मी सम एग्जांपल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इतने सारे फैक्टर्स है ना. एनवायरनमेंट कंपोजेस ऑफ वन फैक्टर की मेनी फैक्टर. ठीक है, और ये सारे फैक्टर क्या आपके एंटरप्राइज के एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल इफेक्ट कर रहे हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन लर्न करो मेरे संग. इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल दोस फोर्सेस that have a bearing मतलब effect on the functioning of the business enterprise. लर्न हो गया होगा मेरे ख्याल से. फटाफट पॉइंट नंबर 2 चेक करो and learn it now, right? Very quickly. फटाफट लर्न करो. I hope the screen is also clear. My voice is audible. Everything is perfect. पॉइंट नंबर 2 फटाफट लर्न करो. You don't need to write anything because everything is given in your mat, and at the end of the class I'll make you do the markings. Just follow the lecture, enjoy the presentation. Just imagine you are sitting in a jungle and we are going for a ride on the jungle safari. ठीक है? क्लियर है? तो जस्ट इमेजिन करो कि कहीं पे गए हो, जैसे कि निको पार्क में आप लोग देखे होगे ना, वो एक क्या बोलते हैं उसको, रिवर केव राइड है. तो इमेजिन करो वो रिवर केव राइड में बैठे हो. ठीक है? एंड जस्ट एंजॉय द लेक्चर. फटाफट. अब नेक्स्ट मेरा बात ध्यान से सुनना. टेल मी, क्या ये जो एनवायरनमेंट है, डज इट रिमेन्स कांस्टेंट, डज इट रिमेन स्टैटिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग? फटाफट मेरे को सोच के बताओ. आप खुद देखो ना अभी जो सिचुएशन चल रहा है. डिड यू एवर एक्सपेक्टेड दिस सिचुएशन टू इरप्ट? नेवर. कभी सोचे थे ऐसा कुछ होगा? घर पे बैठना पड़ेगा, यू कैन नॉट मूव आउट ऑफ योर होम, यू हैव टू सी द ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन नॉट अटेंड द लाइव क्लासेस. कभी सोचे थे ऐसा? यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट. सो डोंट यू थिंक एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर? इट कीप्स ऑन चेंजिंग. डायनामिक मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग. कल एनवायरनमेंट कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा. एंड दोस डेज आर नॉट फार व्हेन दिस पैंडेमिक विल आल्सो गेट ओवर. फिर हम लोग निकलना स्टार्ट करेंगे, हम लोग का लाइव क्लासेस होगा, फेस टू फेस क्लासेस होगा, वी आर गोइंग टू मीट ईच अदर. तो चीजों को समझो. एनवायरनमेंट स्टैटिक है कि चेंज होते रहते हैं? अब 10 साल पहले अपने आप को देखो, क्या आप चेंज हुए हो? आप अभी जैसे हो और 10 साल पहले थे, क्या आप सेम हो? टेल मी फर्स्ट. आप अपने आप को एनालाइज करो. हैव यू चेंज ओवर द इयर्स? आप 10 साल पहले कैसे थे और 10 साल अभी कैसे हो? हैव यू चेंज्ड? एंड डिड यू चेंज फॉर अ बेटर थिंग? जैसे बहुत जन बोलते हैं आप चेंज हो गए हो, अच्छा नहीं लग रहा. बोलो अच्छा है चेंज हुए हैं तो. अगर चेंज नहीं होंगे ना तो सोसाइटी हम लोग को रिजेक्ट कर देगा. समझ रहे हो मेरा बात?
10 साल 20 साल पहले मान लो आप छोटे बच्चे थे, आप जमीन में गिड़गिड़ाते थे, खिलौना के लिए जिद्दी करते थे, जमीन में पैर पटकते थे, क्या अभी भी वही करोगे? उस समय वो बिहेवियर वाज एक्सेप्टेबल, बट अगर आप अभी भी वही करोगे, क्या वो बिहेवियर एक्सेप्टेबल होगा? बोलेगा अरे ये बच्चा पागल हो गया, इसको पागल खाना में डालो। तो आपको समझ में आ रहा है, आपका बिहेवियर, आपका साइकोलॉजी, आपका वे ऑफ लिविंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग विद टाइम। चेंज हो रहा है ना, और चेंज होना अच्छा है। डोंट यू थिंक योर बिहेवियर हैज बिकम मैच्योर्ड? हो सकता है कुछ दिनों पहले प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने के पहले पहले बच्चा बुद्धि था, बट वंस यू हैव स्टेप्ड इनटू दिस लाइफ, you are thinking in a mature way, so you are changing. The society is changing, you are also changing. Same goes with the environment. मान लो एनवायरमेंट अगर डायनामिक नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, तो बिजनेस एंटरप्राइज सर्वाइव कर पाएगा क्या? जैसे मैंने अभी जस्ट नाउ बताया, ये पैंडेमिक की वजह से अभी क्या है, कोई भी जाकर दुकान में सामान नहीं खरीद रहा, एवरीबॉडी इज प्रेफरिंग ऑनलाइन। तो अगर लोग ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करेंगे तो उन लोग का दुकान तो ठप हो जाएगा। वो दुकानदार जो ऑनलाइन कभी भी माल नहीं बेचता था, डोर टू डोर डिलीवरी नहीं देता था, बट अभी वो भी कर रहा है टू सर्वाइव इन द मार्केट। दे हैव आल्सो चेंज्ड देयर मेथड्स ऑफ सेलिंग। लुक एट अस, हम लोग का तो D2H क्लासेस पहले से ही था, पेनड्राइव क्लासेस पहले से ही था, बट अभी जो लाइव क्लासेस के बच्चे लोग हैं, उन लोग को भी हम लोग ऑनलाइन में मोड में पढ़ा रहे हैं ना। वी कांट सिट एंड वेट टू कि पैंडेमिक विल गेट ओवर एंड देन वी आर गोइंग टू कंडक्ट द लाइव क्लासेस। वी हैव आल्सो चेंज्ड आवर टेक्निक। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग को चेंज होना जरूरी है, बिकॉज अगर हम लोग चेंज नहीं होंगे तो सोसाइटी हम लोग को रिजेक्ट कर देगा। मान लो कोई आदमी है, वो बोल रहा है क्या कि हम बाहर जाते थे डेली, हम बाहर जाएंगे, बड़ा बाजार जाएंगे, चेंज नहीं होंगे, हम तो डेली जाएंगे, हम तो रास्ता में पुचका खाएंगे, कोरोना वायरस होगा होने दो। तो क्या उस आदमी को होगा कि नहीं होगा? बताओ, हो जाएगा। सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट। समझ में आ रहा है? तो चेंज होना इज इनएविटेबल, और चेंज होना अच्छा बात है। यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। चेंज होना अच्छा है कि खराब है? बहुत अच्छा है। कोई तुमको बोलता है ना तुम बहुत बदल गए हो, बोला अच्छा हुआ बदल गए, बोलते हैं ना बदल गए अच्छा नहीं लगा, बोलो अच्छा हुआ बदल गए। ठीक है, तो चेंज होना अच्छा है, मतलब अच्छी की तरफ चेंज हो, बुरे मत बनो। समझ में? तो एनवायरनमेंट क्या है? स्टैटिक है कि डायनामिक है? फटाफट मेरे को सोच के बताओ, एनवायरनमेंट स्टैटिक की डायनामिक? एनवायरनमेंट स्टैटिक की डायनामिक? टेल मी। ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। डायनामिक वर्ड का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। और ध्यान से मेरा बात सुनो, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन दैट वाज गिवन बाय सर चार्ल्स डार्विन। डोंट लुक एट द स्क्रीन, जस्ट लिसन टू माय वर्ड्स। चार्ल्स डार्विन ने पता है क्या बोला? It is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the person who is most responsive to the change survives in the long run. इसका मतलब समझ रहे हो कि वो आदमी कितना ही इंटेलिजेंट हो, कितना ही स्ट्रांग हो, वो मार्केट में नहीं सर्वाइव करेगा unless and until he adopts the change in the environment. जैसा भी मैंने बोला, अगर आप चेंज नहीं होगे तो कुछ दिनों बाद आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मान लो अभी तो कितना नया नया टेक्निक्स आ गया है, अगर आप अभी भी ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करो अपने बिजनेस में, आप चलोगे क्या? नहीं, सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट यू। आपको कस्टमर्स को इम्प्रोवाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज देना ही पड़ेगा। आप नहीं चेंज करोगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्ट्रांग हो, बट आप अगर चेंज नहीं इनकलकेट करोगे, आपको कोई नहीं एक्सेप्ट करने वाला। तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, आपको भी वो चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप चेंज नहीं होंगे ना, तो आपको सोसाइटी रिजेक्ट कर देगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? ध्यान से सुनना, these are very important line, एग्जाम में पूछते हैं। This line will be given under quotation and then they will ask you who gave these line. Charles Darwin, learn the name Charles Darwin. What a beautiful line he has quoted. It is not the strongest of the persons that survive. Strong आदमी नहीं सर्वाइव कर रहा है ना, more intelligent, बल्कि कौन सर्वाइव कर रहा है? वो आदमी जो कि चेंज को अडॉप्ट कर कर अपने एंटरप्राइज में इन्वॉल्व कर रहा है और वो सर्विसेज दे रहा है जो कस्टमर्स को चाहिए, चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। सो देखो क्या बोला इसने, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द पर्सन हु इज मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द चेंज। जो आदमी चेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है, देन ओनली ही कैन सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। हर जगह तुम चेंज देखोगे, अभी घर पे ही देखो ना, जीने का तरीका चेंज हुआ है कि नहीं? दादाजी दादी माँ जो एक्सपेक्ट करते थे मम्मी पापा से, क्या आप तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे? हो सकता था पहले नियम होता था कि घर में जो है 8 बजे तक घर आ जाओ, फिर उसके बाद सारा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो, पार्टी मत करो, नाइट आउट मत करो, बट आप लोग अभी ये सुनोगे क्या सब? और मम्मी पापा इस चीज को अच्छे से समझते हैं और इसलिए लोग शायद पाबंदी नहीं डालते। दे आर एक्सेप्टिंग द चेंज ऑफ द सोसाइटी। डोंट यू थिंक दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर फ्री टू यू पीपल? बट पहले के मम्मी पापा और बच्चों में वैसा बॉन्डिंग नहीं होता था, बट अभी देख रहे हो फ्रेंडशिप का बॉन्डिंग है, क्योंकि इफ दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू इन अ फ्रेंडली मैनर, यू आर गोइंग टू रिजेक्ट देम। आपको तो करना ही है जो करना है, आप रूल्स तोड़कर भागोगे।
तो उससे अच्छा मम्मी पापा सोचते कम से कम बता के तो जाएगा, ये लोग सुनेगा तो है नहीं, नाइट आउट करने करेगा ही, पार्टी करने करेगा ही। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हर जगह ही तो चेंजेस आया देखो। तो अगर उन लोग नहीं चेंज होंगे तो दे हैव टू सफर। अगर मम्मी पापा नहीं समझेंगे कि जनरेशन गैप हो गया है, दिस जनरेशन इज समथिंग डिफरेंट दैट कैन नॉट बी कंपेयर टू आवर जनरेशन, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट व्हाट वी हैव डन। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम अल्टीमेटली किसको होगा? उस आदमी को जो चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि आप तो वही करोगे जो आपके मन में है। प्रॉब्लम किसको हो जाएगा? वो आदमी को जो अपना थिंकिंग को चेंज नहीं कर रहा है, अभी भी जो है नैरो माइंडनेस रख रहा है, ब्रॉड माइंडेड नहीं हुआ। तो मेरा बात को समझो, वैसे इन्वायरमेंट भी चेंज होता है, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस को भी जो चेंजेस आए एनवायरमेंट में वो अपने आपको इनकलकेट करना पड़ता है, लेना पड़ता है उस चेंजेस को। अगर वो चेंज नहीं होगा तो कस्टमर्स विल रिजेक्ट, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। तो खाली इंटेलिजेंट होने से कुछ नहीं होता, खाली स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होता। वो आदमी सर्वाइव करता है जो कि चेंज के तरफ अपने आप को चेंज कर लेता है, चेंज से प्रभावित होता है, who is most responsive to the change. So once again tell these lines along with me, learn करो फटाफट। कौन बोला ये सारा लाइन? चार्ल्स डार्विन, अंडर कोटेशन। वापस से बोलो मेरे संग। Please, you're going to repeat all these lines along with me. It is not the strongest of the person that survive, nor the most intelligent, but the person who is most responsive to the change survives in the long run. ठीक है? So I hope these two definition are clear. हम लोग अभी तक दो डेफिनेशन पढ़े। पहला डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा एनवायरमेंट का डेफिनेशन। एनवायरमेंट क्या होता है? जो आपको सराउंड करता है। फिर हम लोग पढ़े बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल दोस फोर्सेस that have a bearing on the functioning of the business enterprise. Example, social factor, technological factor, legal factor, political factor, economical factor, environmental factor, global factor, so many are there. फिर हम लोग क्या पढ़े? चेंज होना अच्छा है और चेंज होना भी चाहिए, इसीलिए एनवायरमेंट को डायनामिक बोला गया। एनवायरमेंट स्टैटिक की डायनामिक, इट इज डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और ये चेंज के ऊपर किसने हाईलाइट किया? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला? चेंज होना बहुत ही जरूरी है। वो आदमी जो स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट है, वो सर्वाइव नहीं करता, बल्कि वो आदमी सर्वाइव करता है जो कि चेंज को इजीली एक्सेप्ट करके चेंज हो जाता है। ठीक है? लर्न हो गया यहाँ तक? अब ध्यान से सुनना मेरा बात। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, इसका भी डेफिनेशन अंडर कोटेशन एक ऑथर ने लिखा है। द नेम ऑफ दैट ऑथर इज ग्ल्यूक एंड जॉर्ज। क्या नाम है मेरे संग बोलो? ग्ल्यूक एंड जॉर्ज। The same definition that we have discussed. ठीक है? I'll show you the definition. According to Gluck and George, you have to learn the name. Like they will give you the definition of environment under quotation and then they will ask you कौन बोला? Gluck and George. तो अभी तक हम लोग दो जन का नाम लर्न किए। एक तो चेंज के बारे में किसने बोला? चार्ल्स डार्विन। लर्न करो नाम, चार्ल्स डार्विन। ठीक है? दूसरा नाम क्या है? ग्लूक एंड जॉर्ज। उसने किसका डेफिनेशन दिया? बिजनेस एनवायरमेंट का। और देखो बिजनेस एनवायरमेंट का डेफिनेशन वही है। द एनवायरमेंट इंक्लूड्स फैक्टर आउटसाइड द फर्म, जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटी भी आ सकता है, थ्रेट भी आ सकता है। थ्रेट किससे है? कोरोना वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंट दैट इज कॉजिंग थ्रेट। जीएसटी आया, हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज आया, दोज हु आर डूइंग सीए। ठीक है? तो इतने सारे एग्जांपल है, सोशियो इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट। So under quotation, if this definition is given, written by Gluck and George. Very quickly revise this entire page. Very quickly. I'm giving you 2 minutes time. पूरा learn करो अच्छे से। लर्न करो, ये सब जो है घर पे नहीं लर्न होगा, मेरे साथ साथ लर्न करो। आई होप यू आर थ्रू विद दिस। वेरी सिंपल, मेरे संग संग बोलो। बिजनेस एनवायरमेंट का डेफिनेशन किसने दिया? बिजनेस एनवायरमेंट का ग्लूक एंड जॉर्ज। ठीक है? चेंज के बारे में किसने बोला? चार्ल्स डार्विन ने। दैट्स इट। आई होप इट्स क्लियर विद यू। ठीक है? सो टर्निंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जंगल सफारी का नेक्स्ट एनिमल डायनासोरस। ठीक है? सुनना मेरा बात ध्यान से। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डरो मत, स्क्रीन से बाहर निकल के खाएगा नहीं आपको। ठीक है? इट वोंट अटैक यू, इट्स टेम्ड बाय मी। ठीक है? जस्ट जोकिंग। सुनना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। अभी एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या वी नीड टू डिस्कस। पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डायनामिक है। डायनामिक वर्ड का मतलब बताओ? इट कीप्स ऑन चेंजिंग। परफेक्ट। ठीक है? सेकंड सुनना ध्यान से, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। एनवायरनमेंट बहुत इजी है समझना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
एक बात बताओ, एनवायरमेंट एक फैक्टर से बना हुआ है कि बहुत सारे फैक्टर से मिलकर बना हुआ है? एनवायरमेंट इज कंप्राइजिंग ऑफ वन सिंगल फैक्टर कि मेनी फैक्टर? मेनी फैक्टर। तो तुमको पता है, अगर आप एक एनवायरमेंट का एक पार्ट को समझना चाहो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक एक पार्ट, बट अगर आप पूरा टोटलिटी में उसको एक संग समझना चाहोगे ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. So it's simple to understand if we talk about the single element, but difficult to grasp in totality. That is called complex in nature. इतने सारे फैक्टर से मिले हुए हैं ना, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, ग्लोबल. समझ में आ रहा है मेरा बात? तो इतने सारे फैक्टर्स को एक संग समझना बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है? सो इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू ब्रेक इट into parts, but difficult to understand in totality. So that is called complex. तो दो फीचर हम लोग का लर्न हो गया. एक हो गया डायनामिक, एक हो गया कॉम्प्लेक्स. थर्ड फीचर ध्यान से सुनना, मल्टीफेसिटेड. व्हाट इज द थर्ड फीचर? मल्टीफेसिटेड. मल्टीफेसिटेड का मतलब ध्यान से सुनना, एनवायरमेंट के अलग अलग रूप है. किसी को एनवायरमेंट में जो चेंजेस आता है, अपॉर्चुनिटी उसमें दिखाई देता है. किसी को एनवायरमेंट का चेंजेस थ्रेट की तरह दिखाई देता है. समझ में आ रहा है? जैसे जीएसटी जब आया, दैट वाज अ चेंज इन द लॉ. तो जीएसटी बहुत जन उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिए. कौन अपॉर्चुनिटी की तरह लिया? सीए लोग, कि नया लॉ है, अब सब हम लोग को हायर करेंगे लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, हम लोग के पास पैसा आएगा, हम लोग का जो जॉब है रिक्वायरमेंट और बढ़ेगा. ठीक है? और उसको थ्रेट की तरह कौन लिया? जिन लोग को जीएसटी समझ में नहीं आया, द कॉमन ट्रेडर्स, द कॉमन सेलर, द कॉमन सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसीवर. उन लोग को नहीं समझ में आया, तो उन लोग को लगा अभी क्या नया जीएसटी रिटर्न आ गया, अभी तो सर्विस टैक्स रिटर्न समझ में आया ही था कि जीएसटी रिटर्न आ गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा. बाप रे, जिन लोग पढ़ा लिखा नहीं है उन लोग को नहीं समझ में आएगा लो, तो उन लोग के लिए वो थ्रेट लगने लग गया. तो जब भी चेंजेस आते हैं ना एनवायरमेंट में, किसी के लिए वो चेंज अच्छा होता है, किसी के लिए वो चेंज बुरा होता है. So some people may look the change as an opportunity, whereas some people may look the change as an threat. For example, ये जो कोरोना वायरस आया, हम लोग को तो पूरा थ्रेट कर दिया ना क्रिएट, लेकिन some of the countries are enjoying on it, like China. हमको तो लग रहा है, उन लोग को लग रहा है अपॉर्चुनिटी मिल गया उन लोग को पूरा, क्योंकि हर कंट्रीज का जो है, उन लोग क्या किया, जीडीपी को गिरा दिया, परचेज कर रहे शेयर्स आके, दूसरा कंपनीज को टेक ओवर कर ले रहे हैं. तो उन लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे सिचुएशन में भी. And maybe they are the mastermind behind all these stuff that they have created. और हम लोग के लिए थ्रेट हो गया, पूरा इकोनॉमी इज फॉलिंग डाउन एंड डाउन. तो समझ में आ रहा है, जो चेंज होता है किसी के लिए थ्रेट है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है. जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन किसी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन XYZ पर्सन के लिए खराब भी हो सकता है. जैसे आप अपने आप को ही देख लो, आपका सबके संग अच्छा नहीं बनता होगा, कोई आपको लाइक करता होगा, कुछ जन ऐसे भी होंगे जो आपको डिसलाइक करते होंगे. तो वो इन्वायरमेंट हो गया. इन्वायरमेंट में जब चेंजेस आते हैं, किसी के लिए थ्रेट है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो उसको बोलते हैं मल्टीफेसिटेड. मतलब अलग अलग चेहरा है एनवायरमेंट का, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब. ठीक है? तो उसको बोलते हैं मल्टी फेसिटेड. फेस मतलब समझते हैं ना, दो रूप, दो चेहरा, फेस, मल्टी फेस. मल्टी मतलब बहुत सारा चेहरा. ठीक है? सो इट इज मल्टी फेसिटेड इन नेचर. फॉर सम पीपल चेंज इन द एनवायरमेंट में बी थ्रेट, फॉर सम पीपल चेंज इन द एनवायरमेंट में बी एन अपॉर्चुनिटी. क्लियर है? तो हम लोग क्या क्या पढ़े? कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया हम लोग. ठीक है? कॉम्प्लेक्स का मतलब देखो मैंने क्या बोला था, अगर पार्ट्स में समझोगे तो इट्स वेरी इजी, बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन totality. So it's very complex. First characteristics we are through with. ठीक है? Second characteristic dynamic, constantly changing. Third characteristic हमने पढ़ा multifaceted, किसी के लिए threat, किसी के लिए opportunity. सब लर्न करो मेरे साथ साथ, इससे बेटर नहीं हो सकता, घर पे नहीं लर्न कर पाओगे. And the last feature, far reaching impact. What is the last feature? Far reaching impact. Far reaching impact का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना. ये जो environment में changes आता है ना, इसका इम्पैक्ट आगे जाके लॉन्ग रन में होता है. आपको पहले से ही कॉम्प्रिहेंड कर लेना चाहिए आपके बिजनेस एंटरप्राइज को, कि आगे में जाकर बिजनेस एनवायरनमेंट कहाँ चेंज होगा, और उस चेंज को आज से ही इनकॉर्पोरेट कर लो. फॉर एग्जांपल, मेनी ऑफ द कंपनीज न्यू कि फ्यूचर जो आईटी सेक्टर में होने वाला है, तो बहुत सारा कंपनीज अपना प्रोडक्ट लाइन को पहले से डाइवर्सिफाई करके आईटी सेक्टर में चला गया. लाइक विप्रो इज एन एग्जांपल. विप्रो कंपनी आप जानते हो, आईटी कंपनी, इट इज वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी. आपको ये बात क्या पता है, पहले विप्रो जो था वो आपका रिफाइंड ऑयल बनाता था. जब विप्रो खुला था ना, रिफाइंड ऑयल बनाता था, सनफ्लावर, कैमल, किसान ऑयल, ये सब ब्रांड सुने हो. बट खाली उसी प्रोडक्ट डोमेन में चिपका रहा, क्या नहीं, उसको पहले से ही पता था कि आगे जाके जो दुनिया पूरा आईटी सेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करेगा. सो इट ग्रेजुअली डाइवर्सिफाइड इट्स प्रोडक्ट डोमेन फ्रॉम दैट रिफाइंड ऑयल टू द आईटी सेक्टर. सेम गोज विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. रिल सुने होगे उसके बारे में. पहले उसका कपड़ा का काम था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज था, धीरे धीरे वो डाइवर्सिफाई किया. फिर उसके बाद वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आया. फिर उसके बाद आपका उसके अंदर आ गया रिटेल सर्विसेज, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस फुटप्रिंट. फिर अभी एट प्रेजेंट क्या है, टेलीकॉम सेक्टर में भी आ गया. सेम गोज विद आदित्य बिरला कंपनी.
समझ में आ रहा है? तो ये लोग डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं? बिकॉज दे नो कि फ्यूचर में जो होने वाला प्रोडक्ट डोमेन वो हम लोग को आज से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, वर्क ऑन करना चाहिए उस पर, ताकि आगे जाकर हम लोग को दिक्कत ना हो. So you have to keep on changing your product line as well. So these are the 4 characteristics of business environment. 4 characteristic मेरे संग बोलो, it is complex, it is dynamic, it is multifaceted, it has got far reaching impact. चारों learn करो मेरे साथ साथ, very quickly learn करो very quickly. Characteristics of business environment, learn it. लर्न नहीं करोगे तो डायनासोरस खा जाएगा आपको, मेरे को मत बोलना. मैंने इसलिए इसको यहाँ रखा है, निकाल के आपके पास फेंक दूंगी. लर्न करो वेरी क्विकली, स्टे एक्टिव. इसको थियोरेटिकल क्लास की तरह मत लो, टेक इट एज एन प्रैक्टिकल क्लास एंड देन यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. सिट स्ट्रेट एवरीवन, सिट स्ट्रेट, रेज योर एनर्जी लेवल इन द बॉडी. कहां गया एनर्जी लेवल बच्चों? लर्न करो वेरी क्विकली. मल्टीफेसेटेड में कुछ नहीं है. मैंने क्या बोला? किसी के लिए थ्रेट है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है चेंजेस. जैसे आप किसी को पसंद हो, किसी को पसंद नहीं हो. समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि सब कोई आपको लाइक करेगा, कोई आपको लाइक करे, कोई आपको डिसलाइक भी करे. तो आपका अलग अलग चेहरा है अलग अलग लोगों के सामने. ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड मल्टीफेसेटेड. ऐसे एनवायरनमेंट का अलग अलग चेहरा है. जब भी चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, किसी को लगता है अरे वाह ये चेंज आया है, अच्छा है चलो. जैसे भी कोरोना वायरस आया, बहुत सारा बच्चा लोग सोच रहा होगा अरे यार क्यों आ गया, हम लोग का पढ़ाई देखो ना कैसा हो गया है. कोई सोच रहा होगा वाह अच्छा आ गया, पढ़ना नहीं पड़ रहा, मजा ही आ गया, घर ही बैठे सब काम हो जा रहा है, एग्जाम भी पोस्टपोन होते जा रहा है. समझ में आ रहा है? तो किसी को लग रहा है अपॉर्चुनिटी हो गया है वायरस के कारण, मजा ही आ गया. और किसी को लग रहा है क्या फालतू का हम लोग का जो है 6 मंथ वेस्ट हो रहा है, पोस्टपोन हो गया एग्जाम. समझ में आ रहा है? तो किसी के लिए थ्रेट है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है. ऑलराइट, फार रीचिंग इम्पैक्ट मैंने भी समझाया था कि जैसे हम लोग को प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है. जैसे मैंने अभी बोला, विप्रो को पहले से पता चल गया था कि जो बिजनेस का फ्यूचर है वो आईटी सेक्टर में होने वाला है, इसलिए उसने रिफाइंड ऑयल से डाइवर्सिफाई करके आईटी सेक्टर में आ गया. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फार रीचिंग इम्पैक्ट. So I hope we are through with the characteristics. The next topic that we are going to discuss is importance of business environment. But before discussing that, फटाफट मेरे को चारों फीचर एक बार रिवाइज करके बता दो. बोलो फटाफट क्या क्या. What were the 4 features? Tell me very quickly. Number 1 complex, number 2 dynamic, number 3 multifaceted, number 4 far reaching impact. हो गया लर्न? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ये जो एनवायरनमेंट है, एक बिजनेस को एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है? व्हाई डू दे नीड टू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मान लो जीएसटी आया, बट बहुत सारे एंटरप्राइजेस है दे आर अनअवेयर ऑफ इट. उन लोग स्टडी नहीं करते बाहर क्या हो रहा है. उन लोग बोल रहे जीएसटी आया छोड़ो ना, हम लोग सर्विस टैक्स रिटर्न ही फाइल करेंगे, आने दो जीएसटी आ रहा है. तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा क्या, मेरे को बताओ. तो एक चीज ये बताओ, एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है कि नहीं है? कोरोना वायरस है, छोड़ो ना आने दो, हम लोग तो अपना निकलेंगे, हम लोग को जो करना है करेंगे. तो एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है. हाँ है, बिल्कुल है. तो पहला बात, आपको नहीं लगता जैसे जैसे आप एनवायरनमेंट को समझते हो, आपका जो है माइंड डेवलप हो रहा है, यू आर कंटिन्यूअसली लर्निंग सम न्यू थिंग्स. सो कैन आई से द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज कंटिन्यूअस लर्निंग. और जितना आप एनवायरनमेंट को समझोगे, देखोगे, उतना आपको आपके अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में पता चलेगा. आपको समझ में आएगा कि एनवायरनमेंट आपके लिए थ्रेट दे रहा है कि अपॉर्चुनिटी दे रहा है. सो आइडेंटिफाइंग योर ओन थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी. तो एनवायरनमेंट को क्यों समझना जरूरी है? कंटिन्यूअस लर्निंग, आपको नए नए चीजों के बारे में जानने मिल रहा है. दूसरा चीज, आपको आपका थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल रहा है. तीसरा, आपका ग्रोथ हो रहा है. जैसे भी मैंने बोला ना, विप्रो का ग्रोथ हुआ ना, वो पहले से एनालाइज कर लिया था कि फ्यूचर मार्केट का क्या होने वाला आईटी सेक्टर में, तो इसलिए उसने अपना प्रोडक्ट डोमेन डाइवर्सिफाई किया. तो ग्रोथ हो रहा है ना, नया नया प्रोडक्ट डोमेन आप खोल रहे हो. तो ग्रोथ के लिए, अगर आपको ग्रोथ करना है, तरक्की करना है, तो आपको चेंजेस को समझना बहुत ही एसेंशियल है. ठीक है, जैसे आप लोग भी अब समझ गए, ये पैंडेमिक जो अभी तुरंत ओवर होने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा है घर बैठे क्लासेस करो. व्हाई टू मिस योर स्टडीज, व्हाई टू वेस्ट योर टाइम. तो अभी से आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम का, आप समझ चुके हो ये बात को, तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है इसमें. कंटिन्यूअस लर्निंग हो रहा है, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है घर ही बैठे. तो फॉर फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर मीटिंग कॉम्पिटिशन. आपको अगर एनवायरनमेंट के बारे में पता ही नहीं होगा, आपको ये बात अच्छे से पता है कॉम्पिटिटर्स कौन है, एनवायरनमेंट का ही तो पार्ट है. तो अगर आप कॉम्पिटिटर्स को ही नहीं स्टडी करोगे, तो आप अपना सर्वाइव कैसे करोगे लॉन्ग रन में? अगर आपको बिजनेस में सर्वाइव करना है, आपको कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी तो एनालिसिस करके रखना पड़ेगा. उससे अच्छा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करना है, उससे अच्छा सर्विसेज देना है. कॉम्पिटिटर कुछ कर रहा है, तो आपको भी उससे अच्छा कुछ कर दिखाना है अपने कस्टमर्स को रिटेन रखने के लिए. तो दैट इज कॉल्ड मीटिंग कॉम्पिटिशन, है ना. कॉम्पिटिटर्स को कड़ा टक्कर देने के लिए आपको समझना पड़ेगा ना. Also we call it as competitive advantage. What is competitive advantage? What is competitive advantage?
an advantage that is created over the competitors by providing your customers some greater value either in terms of product quality or in terms of product cost. ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कि आपको मिलता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या हुआ कि आप जो अपना एडवांटेज है वो क्रिएट कर चुके हो कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, अब कस्टमर आप ही का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि या तो आप ऐसा क्वालिटी देते हो या तो आपका कॉस्ट इतना कम है जो आपका सामने वाला नहीं दे सकता, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे जिन लोगों को डोमिनोज का पिज्जा पसंद है एंड दे मस्ट बी नाउ क्या बोले रिमेम्बरिंग दोस पिज्जाज का टेस्ट, क्योंकि घर में तो वैसा पिज्जा नहीं बन रहा होगा, तो अब आप दूसरा पिज्जा खाने जाओगे कि आपको डोमिनोज का पिज्जा पसंद है? नहीं, क्योंकि उसका कुछ इंग्रेडिएंट ही ऐसा है जो वो टेस्ट देता है, चीज बस पिज्जा, तो उसका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो पिज्जा और कोई नहीं बना सकता। मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है। तो क्या हम लोग डिस्कस करें, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आपको कॉम्पिटिटर्स को, आपको एनवायरमेंट को क्यों समझना जरूरी है? थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए, ग्रोथ के लिए खुद का, कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए, इमेज बिल्डिंग के लिए एंड फॉर मीटिंग कॉम्पिटिशन। व्हाट इज इमेज बिल्डिंग? आप जितना अच्छे से एनवायरमेंट को एनालिसिस करोगे उतना अच्छे से आप अच्छा प्रोडक्ट दोगे कस्टमर को और आपका अच्छा इमेज क्रिएट होगा कस्टमर्स के सामने। इमेज बिल्डिंग का मतलब आपका अच्छा इमेज कस्टमर्स के सामने। जैसे आजकल आपको पता है बहुत सारे, ध्यान से सुना मेरा बात, आजकल बहुत सारा जो कंपनीज है बड़ा बड़ा, दे हैव सेट अप देयर ओन कैप्टिव पावर प्लांट फॉर मीटिंग देयर पावर रिक्वायरमेंट। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, पावर का रिक्वायरमेंट होगा ना, तो पावर जनरली हम लोग बाहर से सप्लाई लेते हैं, तो पावर सप्लाई बाहर से लेने में बहुत सारा पावर का लॉस होता है, खर्चा ज्यादा लगता है, तो बहुत सारा आदमी लोग आजकल पता है क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दे हैव सेट अप देयर ओन पावर प्लांट। मतलब फैक्ट्री में पावर जनरेट कर रहा है, बाहर से पावर नहीं खरीद रहे। पावर जनरेट किस लिए कर रहा है? पावर बेचने के लिए क्या? नहीं, फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। तो इस तरह से उन लोग का अच्छा इमेज भी क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में कि दे आर नॉट परचेजिंग द पावर फ्रॉम आउटसाइड, रादर दे आर प्रोड्यूसिंग देमसेल्फ द पावर एंड दे आर यूजिंग द पावर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। सो दैट इज कॉल्ड इमेज बिल्डिंग। उसको हम लोग बोलते हैं कैप्टिव पावर प्लांट। कैप्टिव पावर प्लांट एग्जाम में सीपीपी का फुल फॉर्म आ सकता है, क्या बताओ? कैप्टिव पावर प्लांट। पावर प्लांट मतलब समझ में आ गया, जो पावर जनरेशन का मशीन है। कैप्टिव क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो पावर जनरेट किस लिए कर रहा है? खुद का कंजम्पशन के लिए, बेचने के लिए नहीं, खुद का कंजम्पशन के लिए मतलब अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पांचों इंपॉर्टेंस हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट का, फटाफट लर्न कर लो इसको वेरी क्विकली। हम लोग क्यों एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है? थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ग्रोथ के लिए, कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए, अपना इमेज बिल्डिंग के लिए। इमेज बिल्डिंग का एग्जांपल क्या हो गया? सेटिंग अप ऑफ सीपीपी। सीपीपी का फुल फॉर्म कैप्टिव पावर प्लांट। एंड फॉर मीटिंग कंपटीशन, कंपटीशन से क्या आ जाएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? अपने कस्टमर्स को कुछ ऐसा देना जो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं दे सकते, या तो अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करना प्रोडक्ट का, या फिर कम कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। फटाफट लर्न करो इंपॉर्टेंस, ठीक है, वेरी क्विकली लर्न इट। लर्न हो गया होगा वेरी क्विकली, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा अच्छे से लर्न हो गया। हम लोग क्या क्या पढ़े, ध्यान से सुनो एक बार, स्टार्टिंग से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े आज? हम लोग क्या क्या पढ़े मेरे को बताओ? डेफिनेशन पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, एनवायरमेंट डायनामिक होता है, चार्ल्स डार्विन ने चेंज के बारे में बताया। फिर एनवायरमेंट का डेफिनेशन हम लोग पढ़े, एनवायरमेंट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल दोस फोर्सेस दैट हैव अ बेयरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। एनवायरमेंट का डेफिनेशन किसने दिया? ग्लूक एंड जॉर्ज ने। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग उसके बाद क्या है, फीचर्स में आए। एनवायरमेंट का फीचर्स एक बार फटाफट देख लो, कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, मल्टीफेसिटेड है, फार रीचिंग इंपैक्ट है। फिर उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़े, इंपॉर्टेंस में फटाफट आ जाओ। हम लोग क्या पढ़े? अपॉर्चुनिटी थ्रेड हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं खुद का, मीटिंग कंपटीशन, ग्रोथ के बारे में हम लोग को पता चलेगा। फिर उसके बाद लर्निंग होगा, इमेज बिल्डिंग होगा, दैट्स इट। सो दिस कंप्लीट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप यहाँ तक पूरा अच्छे से लर्न हो गया। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। निर्वाण इमेज बिल्डिंग इज नथिंग। कैप्टिव पावर प्लांट आप बैठाओगे तो ये बहुत बड़ा बात नहीं है कि पावर रिक्वायरमेंट आप बाहर से नहीं सप्लाई लेकर खुद ही कंज्यूम, खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो और सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हो। पावर जनरेशन सबको के बस का बात नहीं है ना, उसके लिए सीपीपी प्लांट्स बैठाना पड़ता है। तो इससे आपका अच्छा इमेज क्रिएट होगा ना, गुडविल क्रिएट होगा कस्टमर्स के माइंड में, ठीक है।
नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंट. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक कि ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है. बिल्कुल रिलेटेड है. अभी तो मैंने बताया कि एनवायरमेंट में चेंजेस होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट होगा. ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट होगा. हाँ बिल्कुल होगा. तो आपको पता है कैसे इन लोग दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे को. देयर आर थ्री थिंग्स दैट इज गेटिंग एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. तीन चीज एक्सचेंज होता है किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंट के बीच में. वो तीन चीज क्या क्या है, ध्यान से सुनना. व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स दैट आर गेटिंग एक्सचेंज. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है ना. एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस आया तो आपको पता चल रहा है, सो दैट इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. आप कुछ नया प्रोडक्ट लाइन लेकर आए, एनवायरमेंट में बताओगे ताकि आपका प्रोडक्ट का सेल हो, सो दैट इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज एक्सचेंज हो रहा है. लेबर कहां से आ रहा है, एनवायरमेंट ही तो आपको दे रहा है. कस्टमर कहां से आ रहा है, एनवायरमेंट ही तो आपको दे रहा है. आप क्या दे रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो. रिसोर्सेज इस तरह से एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड द थर्ड पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस. ठीक है, एनवायरमेंट में कॉम्पिटिटर्स आपके ऊपर क्या एक्सर्ट कर रहा है, पावर एक्सर्ट कर रहा है ना आपके बिजनेस एंटरप्राइज पे. तो तीन चीज क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस. लर्न करो तीनों. तो एग्जाम में पूछते हैं क्या तीन चीज एक्सचेंज हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में. व्हाट आर द थ्री थिंग्स, लर्न इट वेरी क्विकली. इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, इन्फ्लुएंस एंड पावर. What are the three things that are getting exchanged between organization and environment? Learn it. Information का exchange हो रहा है, resources का, power and influence का. Learn करो फटाफट along with me very quickly. अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, मैं समझाऊंगी इसके ऊपर. Information का मतलब ध्यान से सुनना. Learn the definition of information. Any data that has got commercial significance is called information. Any data that has got commercial significance is called information. इसका मतलब समझ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना. मान लो व्हीकल नॉर्म्स में कुछ चेंजेस आया. व्हीकल नॉर्म्स मतलब गाड़ी घोड़ा का नियम में कुछ चेंजेस आया. गाड़ी समझते हो ना, रास्ते में जो चलता है उसका कोई लॉ में चेंजेस आया. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई लॉ में चेंजेस आया. तो एक बात बताओ, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री व्हीकल का लॉ में कोई चेंजेस आया तो क्या वो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा, कोई भी तरीके से इफेक्ट करेगा. लेकिन किसको इफेक्ट करेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा. टेल मी, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं. गाड़ी घोड़ा चलने का नियम में कुछ चेंजेस आया, क्या वो नियम जो आदमी बिस्किट बनाता है, बिस्किट कंपनी, उसको इफेक्ट करेगा, कि जो आदमी गाड़ी घोड़ा बनाता है उसको इफेक्ट करेगा, जो आदमी गाड़ी घोड़ा बनाता है उसको इफेक्ट करेगा. यस और नो. सो कैन आई से द चेंज इन द व्हीकल नॉर्म. नॉर्म का मतलब समझते हो, रूल्स होता है. चेंज इन द व्हीकल लॉ इज अ डेटा, ध्यान से सुनना, इज अ डेटा फॉर अ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्योंकि बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय इट, बट इट इज एन इंफॉर्मेशन फॉर एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. अब डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं. तो वो डेटा जिसका कमर्शियल सिग्निफिकेंस है वो इंफॉर्मेशन बन गया. तो जो चेंजेस आया व्हीकल लॉज में, व्हीकल नॉर्म्स में, व्हीकल इंजन नॉर्म में, वो एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए क्या इंफॉर्मेशन, बट बिस्किट बनाने वाला आदमी के लिए वो क्या डेटा है, उसके लिए कोई कमर्शियल सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि वो उसको इफेक्ट नहीं कर. क्लियर है यहां तक. देखो, एनी डेटा दैट हैज गॉट कमर्शियल सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. लर्न हुआ इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन, एग्जाम में आता है. एनी डेटा दैट हैज गॉट कमर्शियल सिग्निफिकेंस इज डैश, क्या होगा इसका आंसर, इंफॉर्मेशन. ठीक है. अगर उसका कमर्शियल सिग्निफिकेंस नहीं है तो तुम्हारे लिए सिर्फ क्या है, वो डेटा. जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ कि दिस इज बीसीके सब्जेक्ट ऑफ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट. मैंने बोला कि सीएस फाइनल का लॉ में कुछ चेंजेस आया. विल यू बी इंटरेस्टेड फॉर दैट. आप सुनोगे, मैं बताऊंगी सीएस फाइनल का लेवल में कुछ लॉ में चेंजेस है, मैं आपको बता रही हूँ. आप सुनोगे, आप म्यूट कर दोगे मेरे को, नहीं सुनोगे. क्यों, क्योंकि आपके लिए कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है उसका, तो आपके लिए वो डेटा है, इंफॉर्मेशन नहीं है. बट ये जो बीसीए का चैप्टर आपके लिए क्या है, ये आपके सिलेबस में आपके लिए रेलिवेंट है, आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन है. तो जो डेटा आपके लिए रेलिवेंट है वो इंफॉर्मेशन होता है. समझ में आया. जो डेटा आपके लिए रेलिवेंट है, यूजफुल है, वो इंफॉर्मेशन है. जो डेटा आपके लिए इररेलेवेंट है वो सिर्फ डेटा है आपके लिए. क्लियर है. अब ध्यान से सुनना. नेक्स्ट क्या, रिसोर्सेज. यू नो रिसोर्सेज हैज बीन बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज 5 M's. 5 M. 5 M क्या है, मेन, स्क्रीन में मत देखो, मेरे बात सुनो. मेन, मनी, मटीरियल, मेथड, मशीनरी. एग्जाम में वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 M. एंड 5 M किसको बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज को. तो 5 रिसोर्सेज में क्या है, शॉर्ट में प्यार से बताया गया 5 M. कैसे लर्न करोगे 5 M में क्या क्या आता है. M में तो और भी होता है ना, मार्केटिंग, मिसलेनियस, बहुत चीज आता है. तो यही 5 M है खाली. मैन आया, मनी लेकर, मटीरियल खरीदा, मशीनरी में डाला, मेथड लगाया, फिनिश प्रोडक्ट बन गया.
5M लर्न हुआ। बोलो, मैन आया, मनी लेकर, मटेरियल खरीदा, मशीनरी में डाला, मेथड लगा दिया, लर्न हुआ 5M। टेल मी व्हाट आर द 5M, लर्न इट वेरी क्विकली। व्हाट आर द 5M? मैन, मनी, मेथड, मशीनरी, मटेरियल। मैन आया, मनी लेके मटेरियल खरीदा, मशीनरी में डाला, मेथड लगा दिया। These are the 5M. So I hope you are through with this. Clear है? The last point, influence and power. मैंने बोला अभी कॉम्पिटिटर जो है प्रेशर एक्सर्ट करते, पावर एक्सर्ट करते आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटरप्राइज के। The leading example of exertion of influence and power is Patanjali, one of the leading FMCG companies in India. पतंजलि पहले था क्या? बाबा रामदेव ने उसको एंडोर्स किया, पहले था कि अभी आया? अभी मतलब कुछ दिनों में। तो आपको नहीं लगता बहुत सारे एफएमसीजी कंपनीज डर गए पतंजलि के आने से? क्योंकि लोग अब पतंजलि का प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं, लाइक डाबर, HUL, ठीक है, PNG, लोग पुराने FMCG कंपनीज। आई होप यू नो द फुल फॉर्म ऑफ FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनीज, जिन लोग सोप, टूथपेस्ट, डेली वेयर का प्रोडक्ट ये सब बनाते हैं, डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो पतंजलि के आने से आपको नहीं लगता जो एग्जिस्टिंग FMCG कंपनीज उन लोग डर गए, उन लोग पर पावर एक्सर्ट किया पतंजलि ने, दैट वाज एंडोर्स्ड बाय बाबा रामदेव, जिन्होंने कोरोनिल दवाई भी मैन्युफैक्चर किया है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो डोंट यू थिंक एनवायरमेंट जो है वो पावर और इन्फ्लुएंस भी एक्सर्ट कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। तो तीन चीज क्या एक्सचेंज हो रहा है मेरे को फटाफट बताओ। व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट इज गेटिंग एक्सचेंज बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन? What are the three things that are getting exchanged between the environment and the organization? तीन चीज क्या एक्सचेंज हो रहा है फटाफट बताओ। नंबर वन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर टू, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। नंबर थ्री, एक्सचेंज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन, एनी डेटा दैट हैज गॉट कमर्शियल सिग्निफिकेंस। रिसोर्सेज का मतलब 5M, मैन आया, मनी लेके मटेरियल खरीदा, मशीनरी में डाला, मेथड लगाया। Exchange of power and influence. Patanjali, the leading FMCG company endorsed by Baba Ramdev, exerted power and influence on the existing FMCG companies. That's it. Learn कर लो फटाफट तीनों very quickly. मेरे संग लर्न करोगे ना BCK, मक्खन की तरह लर्न होगा, घर पे लर्न नहीं होने वाला है सब। It's both theoretical as well as practical, दोनों है। Learn it. लर्न हो गया, आगे बढ़े। फटाफट बताओ तीन चीज क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है? इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, इन्फ्लुएंस एंड पावर। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन जब भी एनवायरमेंट में चेंजेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिस्पॉन्ड करता है? अलग अलग टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज है, समझ में आ रहा है? सो देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ रिस्पॉन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्स। तीन रिस्पॉन्स का कैटेगरीज फटाफट मेरे को बताओ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स बोला मैंने, फिर मैंने क्या बोला? कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, द थर्ड रिस्पॉन्स इज कलेक्टिव रिस्पॉन्स। सो व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज? एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड कलेक्टिव। लर्न इट। तो तीन टाइप का रिस्पॉन्स जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है एनवायरमेंट को, वो तीन रिस्पॉन्सेज का नाम क्या क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्स। लर्न करो, बहुत इजी है, लर्न इट। अब इसका मतलब समझो, जैसे मैंने बोला जीएसटी जब आया, जीएसटी लॉ जब आया, तो आपको नहीं लगता आपको अपना काम करने का तरीका चेंज करना पड़ा? पहले आप सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, उसके लिए अलग से फॉर्मेट बना के रखे होगे, अलग टाइप का आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर को मेंटेन करके रखे होगे। तो आपको नहीं लगता अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो आपको काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा अपना? मार्केट में कोई, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू थिंक आवर एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हैज चेंज? हम लोग का पहले पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप कहाँ पे हुआ करता था? 59 जतेंद्र मोहन एवेन्यू में। बट अभी कहाँ पे हो रहा है? घर में हम लोग ने पूरा सेटअप किया है, पूरा लाइव स्टूडियो बना दिया है। तो क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट में चेंजेस आए, इसी वजह से हम लोग को चेंज करना पड़ा, काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ा। सो व्हेन यू आर चेंजिंग योर कंपनी का मिशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स, रेगुलेशन, तो दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। तो जब भी बाहर में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो आपको मेरे को बताओ काम करने का तरीका को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पॉलिसीज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, ऑब्जेक्टिव्स को कंपनी का चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। सो दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स।
the way you do work, if you are going to change that, that is an administrative response. Administration मतलब समझ में आ रहा है, काम करने का तरीका, the rules, regulation, policy. When you are changing your policy company का, why? Because the environment has changed, that is an administrative response. Clear है? Next है competitive response. मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आया, ठीक है, तो कॉम्पिटिटर कुछ नया प्रोडक्ट लेके आया है, तो आपको भी अपना प्रोडक्ट लाइन को अच्छे से इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर को टक्कर दे पाओ. So that is an competitive response. You have to provide your customer some greater value either in terms of quality or in terms of cost reduction. वही competitive advantage create करके दिखाओगे. So creating a competitive advantage is an example of competitive response. The last one, collective response. What is an example to it? आपको पता है कि बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, लाइक जब कैंसर का ड्रग्स बना था ना, एक सिंगल फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया का नहीं बना पाया था, 2-3 कंपनी मिलकर बनाए थे. क्यों? क्योंकि ये सब जो मेडिसिन होते हैं, ड्रग्स होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, इसमें बहुत रिसर्च और इनोवेशन का खर्चा लगता है. तो एक कंपनी अकेले इसका कॉस्ट बेयर नहीं कर सकता, तो बहुत सारे बड़े बड़े 4-5 कंपनी एक संग कोलैबोरेट करते हैं, मिलते हैं और रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा उठाते हैं और फिर जाके वो मेडिसिन बनता है. जैसे अभी कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है, बहुत जन जुटा हुआ है, तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी एक संग जुड़ गए हैं इसके प्रति वैक्सीन ढूंढने के लिए, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल कंपनी to incur the heavy cost on the research of this vaccine. So that is a collective response. जब सब एक संग जुड़ गए हैं, कलेक्ट और एक संग कंपनीज लोग, क्यों एक संग जुड़ गए हैं? Why they have formed a joint venture? Why they have formed a partnership? Why they have formed a strategic alliances? So that the cost will be lower और दिमाग ज्यादा लगेगा. एक जन काम करे उससे 5 जन मिलकर काम करेंगे तो दिमाग भी ज्यादा आएगा, रुपया भी ज्यादा आएगा, सब कुछ अच्छा होगा. समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा ना, और इससे क्या प्रोडक्ट भी अच्छा डिजाइन होकर आएगा. तो दैट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स. तो जब सिंगल चीज को, कोई भी चेंजेस को एक जन अकेला नहीं कर सकता, एक संग यूनिटी बना के करोगे तो वो चेंज फॉर इजीली आप एक्सेप्ट कर सकोगे. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्स. तो कहने से फॉर्मिंग ऑफ जॉइंट वेंचर, सुनो ना, कंपनी जॉइंट वेंचर में चला गया, पार्टनरशिप में चला गया, अलायंसेस क्रिएट किया है, कंसोलिडेशन हो गया है, अमलगमेशन हो गया, मर्जर हो गया है, ये सब नाम सुने होंगे. तो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्स. जैसे एग्जाम में एग्जांपल आया, forming strategic alliances, forming partnership, forming joint venture, all these are example of which response? Administrative, competitive, collective. इसका आंसर क्या होगा? collective. ठीक है. और जनरली इसका एग्जांपल मैंने क्या बोला, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत सारे एक संग ज्वाइन कर लेते हैं एक दूसरे का हाथ. क्यों ज्वाइन कर लेते हैं? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल कंपनी टू इनकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ न्यू ड्रग. ठीक है. तो 3 रिस्पॉन्स क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्स. जब कंपनी अपना पॉलिसी को चेंज कर रहा है, काम करने का तरीका को चेंज कर रहा है, कौन सा रिस्पॉन्स है? एडमिनिस्ट्रेटिव. जब कंपनी कॉम्पिटिटर्स को सर्वाइव करने के लिए कुछ नया प्रोडक्ट में क्रिएशन किया, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स. जब स्ट्रेटेजिक अलायंसेस फॉर्म कर रहे हैं, फेडरेशन फॉर्म कर रहे हैं, को-ऑप्टिंग कर रहे हैं, जॉइंट वेंचरिंग कर रहे हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच रिस्पॉन्स? कलेक्टिव रिस्पॉन्स. सो लर्न ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस वेरी क्विकली. लर्न इट. यहाँ प्रेजेंटेशन से लर्न कर लोगे ना, जब मैथ में मार्किंग कराएंगे आपको इतना अच्छा लगेगा, क्या बताएं. यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू लर्न फ्रॉम द मैथ. लर्न द 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस वेरी क्विकली. लर्न हो गया? मेरे को फटाफट बताओ, स्ट्रेटेजिक अलायंस कौन सा रिस्पॉन्स है आउट ऑफ दीज 3? अलायंस मतलब फ्रेंडशिप, दोस्ती कर लेना. बताओ फटाफट. स्ट्रेटेजिक अलायंस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच रिस्पॉन्स? स्ट्रेटेजिक अलायंस, अलायंस मतलब हैंड्स को ज्वाइन करना एक दूसरे से. प्रीति यू आर रॉन्ग. एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे हुआ? स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब मैंने क्या बोला? जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप, ये सब क्या चीज के एग्जांपल है? यस, कलेक्टिव रिस्पॉन्स. वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली. चेंज इन कंपनीज डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन. यस, एडमिनिस्ट्रेटिव. Inventing some new products for the customer to attract them in order to meet competition in the market. Competitive response. लर्न हो गया? मेरे को फटाफट बताओ ना, 5M किसको रेफर करते थे? 5M, 5M किसको रेफर करते थे? 3 things were getting exchanged. 5M किसको रेफर करते थे? 5M नहीं, आई एम नॉट आस्किंग यू 5M का फुल फॉर्म. 5M किसके लिए बोला गया है? 3 चीज एक्सचेंज हो रहा था ना, एनवायरमेंट के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में. यस, रिसोर्सेज. वेरी गुड. 5M का फुल फॉर्म याद है आप लोगों को? व्हाट वर द 5M? मेन, मनी लेकर आया, मटेरियल खरीदा, मशीनरी, मेथड. लर्न हो गया? वेरी गुड.
और एक चीज बता दो ना, इन्वायरमेंट का डेफिनेशन किसने दिया था? बिजनेस एनवायरमेंट का डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ाया था, बोलो बिजनेस एनवायरमेंट का डेफिनेशन किसने दिया था? If you are saying Charles Darwin, you are absolutely wrong. He talked about the change. He never talked about the definition of environment. Don't get confused. दोनों अलग अलग चीज है. ठीक से बोलो. Gluck and George. Gluck and George. याद आया? Gluck and George. हाँ, अगर मैंने चेंज के बारे में पूछा, चेंज के बारे में किसने बोला? चेंज के बारे में किसने बोला? Then the answer will be what? Charles Darwin. चार्ल्स तुम्हारा फ्रेंड है क्या? खाली चार्ल्स लिख के छोड़ दिए. पूरा नाम बोलो, चार्ल्स डार्विन. So I hope we are through with the topics. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं. Components of business environment. नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंड दिस विल बी योर लास्ट टॉपिक जो हम लोग जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, इट्स अ ब्रॉड टॉपिक. कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू पार्ट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. फटाफट बोलो, एनवायरनमेंट का टू पार्ट्स क्या क्या? इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ठीक है, एक्सटर्नल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो. लर्न इट अलोंग विद मी. टू टाइप्स के, इंटरनल एक्सटर्नल. टू टाइप्स फटाफट बताओ क्या क्या? इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल का फर्दर टू टाइप्स क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल. एक्सटर्नल का टू टाइप्स क्या है? माइक्रो एंड मैक्रो. लर्न हुआ? So what are the two types of environment? Never tell anyone two types is micro and macro. You are absolutely wrong. Micro macro दोनों एक्सटर्नल का पार्ट है. माइक्रो और मैक्रो दोनों ही किसका पार्ट है? एक्सटर्नल का. अब लर्न करो डिफरेंस क्या होता है. इंटरनल एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं? वो एनवायरनमेंट, हम हटा रहे हैं नहीं तो देखते रहोगे, वो एनवायरनमेंट जो कि आपके बिजनेस के अंदर मौजूद है, जिसको आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, उसको इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं. जैसे आपका कंपनी का पॉलिसीज कौन बनाता है? आप खुद बनाते हो. कंपनीज को ऑब्जेक्टिव्स कौन सेट करता है? आप खुद करते हो. कंपनी का मशीनरी कौन खरीदता है? आप खुद खरीदते हो. कंपनी का लेबर यूनियन पॉलिसी कौन बनाता है? आप खुद बनाते हो. तो ये सब आपके अंडर में है कि आपके हाथ में है कि हाँ है, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो. तो वो फैक्टर, और क्या ये आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं. लेबर चला जाएगा स्ट्राइक पे, आपको इफेक्ट होगा? हाँ होगा. मशीनरी में पावर कट हो गया, आपको इफेक्ट होगा? हाँ होगा. समझ में आ रहा है? तो कंपनी का वो फैक्टर जो कंपनी के अंदर मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद है, and to somehow it can be controlled by you, controlled by the business, that is called internal factor, not an external factor. External factor exists outside the organization. External factor exists outside the organization and they cannot be controlled by you. You cannot control the external environment, but you can control the internal environment to some extent. Tell me the example of internal environment. अभी मैंने बोला कंपनी का खुद का पॉलिसी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का मिशन, कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर. कल्चर मतलब किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं लेबर लोग को. कंपनी का फिजिकल फैसिलिटी. फिजिकल फैसिलिटी मतलब क्या हुआ? रॉ मटेरियल, मशीनरी. जैसे शॉर्टेज हो गया रॉ मटेरियल का, प्रोडक्शन रुक जाएगा ना. तो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज नहीं होगी, आपके हाथ में है कि नहीं? कुछ हद तक तो है आपके हाथ में. तो इंटरनल फैक्टर का एग्जांपल लर्न करो फटाफट मेरे संग. कंपनी का बोलो क्या क्या? ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, कॉर्पोरेट कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फिजिकल फैसिलिटी में क्या क्या आ गया? रॉ मटेरियल्स हो गया, और क्या आ गया मेरा? मशीनरी. लर्न हुआ यहाँ तक? फटाफट मेरे को बताओ इंटरनल फैक्टर का एग्जांपल फटाफट बताओ. टेल मी सम एग्जांपल ऑफ इंटरनल फैक्टर. एवरीवन राइट सम ऑफ द इंटरनल फैक्टर ऑन योर टेक्स्ट बॉक्स. जो भी आप इंटरनल फैक्टर जानते हो लिखो फटाफट. अभी जो मैंने बताया इंटरनल फैक्टर का एग्जांपल. कंपनी का खुद का पॉलिसीज वेरी गुड, मिशन ऑब्जेक्टिव्स एक्सीलेंट, कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर एक्सीलेंट, प्लान्स वेरी गुड, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, लेबर यूनियन, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी, फिजिकल फैसिलिटी लाइक मशीनरी, रॉ मटेरियल एक्सीलेंट. तो लर्न हो गया इंटरनल फैक्टर क्या होता है. परफेक्ट. एक्सटर्नल फैक्टर का टू टाइप्स क्या क्या होता है? फटाफट मेरे को बताओ. माइक्रो एंड मैक्रो. एक्सटर्नल फैक्टर का टू टाइप्स क्या हो गया? माइक्रो एंड मैक्रो. अब ध्यान से सुनना माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस. माइक्रो क्या होता है? ध्यान से सुना. माइक्रो फैक्टर आर दोस फैक्टर दैट अफेक्ट डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. जो डे टू डे फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है बिजनेस एंटरप्राइज का. ये माइक्रो कौन है? एनवायरमेंट है बिजनेस का, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है. और मैक्रो क्या होता है? affects all the business in general. They do not affect day to day activities, they affect all the business enterprises. Micro factors are firm specific. एक पर्टिकुलर फर्म को इफेक्ट करता है, उसका डे टू डे एक्टिविटी को इफेक्ट करता है. बट मैक्रो फैक्टर सारे फर्म को इफेक्ट करता है, इन जनरल इफेक्ट करता है. समझ में आया? तो माइक्रो फैक्टर का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे आपके कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, तो खाली आप ही को इफेक्ट हो रहा है ना. समझ में आ रहा है? दे आर फर्म स्पेसिफिक. तो कस्टमर हो गया, सप्लायर भाग गया तो आप ही को इफेक्ट हो रहा है कि बाद बाकी को भी इफेक्ट हो रहा है? खाली आप ही को इफेक्ट हो रहा है. तो सब माइक्रो फैक्टर हो गया. सप्लायर हुआ, कस्टमर हुआ,
कॉम्पिटिटर हो गया, कॉम्पिटिटर भी कौन हो गया, माइक्रो फैक्टर। इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज का मतलब समझते हो, बीच में जो होलसेलर रिटेलर होता है, तो कस्टमर, सप्लायर, इंटरमीडियरीज हुआ, कॉम्पिटिटर्स हुआ, इन लोग कौन हो गए, माइक्रो फैक्टर। मैक्रो फैक्टर क्या हो गया, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, पॉलिटिकल, सोशल, याद है, टेक्नोलॉजिकल एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, लीगल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, ये सब मेरा क्या हो गया, मैक्रो फैक्टर दैट अफेक्ट ऑल दी फर्म। बट ये जो कस्टमर, सप्लायर, इन लोग किसको अफेक्ट करे, इंडिविजुअल फर्म को। क्लियर है? तो फटाफट एक बार देखो, इंटरनल, एक्सटर्नल। सो व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का लाइक एग्जांपल लर्न करो, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का टू टाइप्स, माइक्रो, मैक्रो, ध्यान दे रहे हो। माइक्रो के अंदर क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट, सप्लायर, इंटरमीडियरीज। मैक्रो के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल। आई एम गिविंग यू 5 minutes टाइम, फटाफट से इस चार्ट को अच्छे से लर्न कर लो एंड ऑल्सो रिकैपिचुलेट द थिंग्स दैट वी हैव डन प्रीवियसली। ठीक है, यहाँ तक एक बार अच्छे से देखो, एनालाइज करो। वी आर गोइंग टू मीट आफ्टर 5 minutes, अच्छे से देखना।
हो गया यहाँ तक लर्न अच्छे से? ठीक है, अब एक एक करके जो है ना हम लोग ये सारा कंपोनेंट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट को और एक नाम क्या बताओ? ऑपरेटिंग एंड टास्क। इसको ऑपरेटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑलरेडी आई हैव सेड यू कि दे अफेक्ट डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, ठीक है। इट अफेक्ट डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ऑलराइट। और टास्क भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है। तो अब ध्यान से सुनना, माइक्रो एनवायरनमेंट फर्म स्पेसिफिक है क्या? एक पर्टिकुलर फर्म को इफेक्ट करता है कि सबको इफेक्ट करता है? फटाफट आंसर करो, इज इट फर्म स्पेसिफिक? इज इट फर्म स्पेसिफिक? टेल मी यस और नो, इज इट फर्म स्पेसिफिक? यस, ओके। और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका दोनों नाम अच्छे से लर्न कर लो क्योंकि एग्जाम में आता है। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं? माइक्रो, मैक्रो, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो आंसर क्या होगा? माइक्रो, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग सब डिस्कस करेंगे। माइक्रो फैक्टर का डेफिनेशन लर्न हो गया, डिफेक्ट डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द फर्म। माइक्रो फैक्टर किसको इफेक्ट करते हैं? डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द फर्म, ऑलराइट। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर स्पेसिफिक टू द सेट बिजनेस, हम लोग पढ़ चुके, दे आर फर्म स्पेसिफिक एंड इट अफेक्ट द फर्म ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। इसका कंपोनेंट्स मेरे को फटाफट टेक्स्ट बॉक्स में लिख के बताओ, इसका कंपोनेंट्स हम लोग क्या क्या पढ़े थे, अलग अलग इसका एग्जांपल क्या होगा? माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? फटाफट टेल मी वेरी क्विकली। वेरी गुड, कस्टमर्स आते हैं, एक्सीलेंट। कस्टमर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, वेरी गुड, ओके। चलो, कस्टमर्स, सबसे पहले कस्टमर। तो अब कस्टमर क्या होता है? ध्यान से सुनना। अब कस्टमर क्या होता है मैम, ये भी समझना होगा क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, ध्यान से सुनना मेरा बात। कस्टमर एंड कंज्यूमर आर नॉट द सेम पर्सन। कस्टमर अलग होता है, कंज्यूमर अलग होता है। कस्टमर एंड कंज्यूमर आर टू डिफरेंट डिफरेंट पर्सन। कैसे? ध्यान से सुनना। कस्टमर इज अ पर्सन हु परचेजेस द प्रोडक्ट, consumer is the one who ultimately consumes the product. Customer may be a consumer, may not be a consumer. For example, मान लो a father buys a Cadbury for her daughter, ठीक है, वो अपनी बच्ची के लिए कैडबरी खरीदा, तो फादर कौन हो गया? कस्टमर। लेकिन कैडबरी क्या फादर खाया? नहीं, कौन खाया? उसकी डॉटर, तो डॉटर कौन हो गई? कंज्यूमर। तो जो आदमी पैसा दे रहा है वो कस्टमर होता है, और जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करके खा लेता है वो कंज्यूमर होता है। कैडबरी हम खरीदे, हम ही खा गए, तो हम ही कस्टमर हो गए, हम ही कंज्यूमर हो गए। कैडबरी हम खरीदे, तुमको दे दिए खाने के लिए, तुम हो गए कंज्यूमर, हम हो गए कस्टमर। So the person who pays the price of the product is the customer. The person who consumes the product is the consumer. Clear है? So customer and consumer are not the same person. They may be same, they may be different. Clear है? देख लो यहाँ तक। तो अभी और एक important चीज है, according to Peter Drucker, learn the name. According to Peter Drucker, the aim of the modern business is to create and retain dash. Very popular question, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कस्टमर की कंज्यूमर? कस्टमर। मॉडर्न बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? किसको रिटेन करना है? उन लोग को, कस्टमर को, नॉट कंज्यूमर। ऑप्शन ए कस्टमर, ऑप्शन बी कंज्यूमर, ऑप्शन सी बोथ। हम लोग को किसको रिटेन करना है? कस्टमर, जो कि पैसा दे रहा है प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए जो पैसा दे रहा है हमको, उसको रिटेन करना है। तो ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ऑप्शन में कस्टमर कंज्यूमर बोथ रहता है, बोथ नहीं होगा। किसको रिटेन करना है? कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर कौन होता है? जो पैसा देता है प्रोडक्ट के लिए। लर्न करो कस्टमर को, ठीक है। सो द पर्सन हु परचेजेस द प्रोडक्ट, हु पेज फॉर द प्रोडक्ट इज द कस्टमर। जो कंज्यूम करता है इज द कंज्यूमर। अगर कस्टमर खरीद के खुद ही खा ले रहा है तो वही कंज्यूमर है। और पीटर ड्रकर क्या बोला? मॉडर्न बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर की कंज्यूमर। ऑप्शन में दोनों रहता है, कस्टमर। लर्न इट, ठीक है। तो माइक्रो फैक्टर का फर्स्ट फैक्टर इज क्लियर, कस्टमर। द नेक्स्ट फैक्टर इज इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कौन होता है? आपको अच्छे से पता है, जो मैन्युफैक्चरर से गुड अल्टीमेट कंज्यूमर को पहुंचाता है। बीच में जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, उन लोग को तो इंटरमीडियरीज बोलते हैं, जो बीच में चेन फॉर्म करते हैं, सप्लाई चेन। क्लियर है? तो उसको हम लोग इंटरमीडियरीज बोलते हैं। दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो फैक्टर। द थर्ड फैक्टर इज कॉम्पिटिटर। अब ध्यान से मेरा बात सुनना, कॉम्पिटिटर कौन होता है? पतंजलि कॉम्पिटिटर था, किसका कॉम्पिटिटर था? डाबर, पीएनजी, एचयूएल, लोग का था ना कॉम्पिटिटर। तो अब मेरा बात ध्यान से सुनना, कंपटीशन में बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट कंपटीशन, इनडायरेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट कंपटीशन एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट कंपटीशन किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कंपटीशन। फॉर एग्जांपल, डोमिनोज और पिज्जा हट दोनों अगल बगल में है, दोनों पिज्जा बेचते हैं, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन कब होता है? जब दोनों सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। बट ध्यान से सुनो मेरा बात, डोमिनोज एंड पिज्जा हट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? डायरेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट एग्जांपल, इनडायरेक्ट कंपटीशन किसको बोलते हैं? जो सेम प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है बट उसका कुछ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बेच रहे हैं।
जैसे मान लो डोमिनोज पिज्जा का शोरूम है, उसके बाहर में जो है पुचका वाला और भेलमुड़ी वाला का भी चाट चौपाटी बैठा हुआ है। तो अब लोग जब डोमिनोज का पिज्जा खाने आएंगे, उन लोग का मन ललचेगा थोड़ा सा पुचका खा ले, थोड़ा सा चाट पकौड़ी खा ले, तो आपको नहीं लगता पिज्जा का भूख थोड़ा कम हो जाएगा? बट क्या वो जो पुचका वाला है वो कंपटीशन दे रहा है डोमिनोज को? हाँ दे रहा है, लेकिन क्या डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा है? क्या सेम प्रोडक्ट बेच रहा है? नहीं, क्लोज सब्स्टिट्यूट बेच रहा है, दोनों जंक फूड है। समझ में आ रहा है? दोनों टेस्ट अपीलेंट फूड है। क्लियर है? तो इन दैट केस वो पुचका वाला हो गया इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर ऑफ डोमिनोज, बट पिज्जा हट वाला कौन हो गया? डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ऑफ डोमिनोज। तो कंपटीशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट कंपटीशन एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंपटीशन कब हुआ? व्हेन यू आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट कंपटीशन कब हुआ? व्हेन यू आर नॉट सेलिंग द सेम प्रोडक्ट बट अ क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लियर है? द नेक्स्ट इज सप्लायर। सप्लायर भी क्या चीज का फैक्टर है? माइक्रो फैक्टर। सप्लायर का मतलब क्या हो? ध्यान से सुनना। सप्लायर, इन मेनी केसेस सप्लायर, that is the person who is supplying the product, and the manufacturer may be the different person. मतलब जो आदमी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जरूरी नहीं वही आदमी सप्लाई करे। मार्केटिंग कैन बी डन बाय सम अदर पर्सन। ठीक है? तो मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर में भी डिफरेंट पर्सन। कितना आदमी आजकल क्या करते हैं, जो सप्लायर्स लोग होते हैं, इन लोग अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी को आउटसोर्स करके रखते हैं, आउटसोर्सिंग कर देते हैं। आउटसोर्सिंग मतलब गुड्स दूसरा से बनवा रहे हैं और अपना खाली ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं। और आपको पता है जो इतना महंगा महंगा जीन्स पहनते हो, ली का, लिवाइस का, 3-3, 4-4 हजार का जीन्स पहनते हो, इसका एक्चुअल प्राइस अगर आप जानोगे, बांग्लादेश से लोग इंपोर्ट करते हैं, 400-500 रुपया में इंपोर्ट किया जाता है जीन्स को। ली खाली अपना ब्रांडिंग करता है, अपना टैग लगाता है, और वो 400 रुपया में एक जीरो ऐड करके उसको 4 हजार कर देते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है? ली जीन्स वाला कौन हो गया? मार्केटर, सप्लायर। बट मैन्युफैक्चरर कौन हो गया? दूसरा आदमी हो गया। So manufacturer may not be the same person as the supplier is. Supplier in many cases outsource its manufacturing production process to some other person. आउटसोर्स करना मतलब दूसरा आदमी को दे देता है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करने के लिए। समझ में आया? तो सप्लायर और मैन्युफैक्चरर जो है वो दोनों अलग आदमी हो सकता है। आप कभी पार्ले जी बिस्किट खाए हो जो 3 रुपया का आता है? पार्ले जी बिस्किट। आप कभी पार्ले जी का रैपर पलटा के देखोगे ना, तो वहां लिखा रहेगा, अब आपको शायद नहीं पता होगा, आज तक आप खाते आ रहे हो, पार्ले जी कंपनी सिर्फ उस प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करता है, मार्केटिंग करता है, उसको बेचता है, लेकिन कभी उसको बनाता नहीं। यानी पार्ले जी का जो बिस्किट्स है, पार्ले जी खुद नहीं बनाता। क्लियरली उसका रैपर में पीछे लिखा रहता है कि आउटसोर्सिंग, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज बीन आउटसोर्स टू समवन एल्स। आउटसोर्स मतलब किसी और से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, इन हाउस प्रोडक्शन नहीं कर रहे। इन हाउस और आउटसोर्सिंग का मतलब समझ में आया? आउटसोर्सिंग मतलब दूसरा जन से करवा रहे, इन हाउस मतलब खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कभी भी पार्ले जी बिस्किट खाओगे, पार्ले जी बिस्किट के एडवर्टीजमेंट भी देखे होगे, पार्ले जी बिस्किट खाओगे उसका रैपर में क्लियरली लिखा हुआ है कि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, वो खाली ब्रांडिंग कर रहा है। उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज बीन आउटसोर्स टू समवन एल्स। कोई और आदमी बनाता है, वो उसे खरीद कर पैकिंग करके, पैकेजिंग करके, उस पर ब्रांडिंग लेबलिंग करके अपने ब्रांड नेम में पार्ले जी में बेच देता है। कभी देखे हो ये चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट माइक्रो फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ऑफ यू नो ऑर्गेनाइजेशन के 3 एलिमेंट होता है। द पर्सन हु मैनेजेस द एंटायर अफेयर ऑफ द बिजनेस इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स जिसको बोलते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? डायरेक्टर्स के हाथ में। कंपनी के लेकिन ओनर्स कौन होते हैं? वोटिंग पावर किसके हाथ में होता है? शेयर होल्डर्स के हाथ में। ठीक है, एंड द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी का वोटिंग पावर ओनर्स के हाथ में, दैट इज द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो कौन करता है? एम्प्लॉइज करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज मार्केट। माइक्रो फैक्टर का लास्ट टाइप क्या? मार्केट। मार्केट के अंदर हमको क्या पढ़ना है? क्या मार्केट भी इफेक्ट करता है आपके एनवायरमेंट को? हाँ। कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? आपका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कितना लग रहा है? प्राइस सेंसिटिविटी उसका कैसा है? ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर, प्राइस सेंसिटिविटी, मार्केट मैच्योर है कि नहीं, ये सब हो गया मेरा एग्जांपल मार्केट का। फॉर एग्जांपल एग्जाम में तुमको दे देगा प्राइस सेंसिटिविटी, मार्केट मैच्योर है कि नहीं, ये सब कौन सा फैक्टर है? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? मार्केट। बीओडी एम्प्लॉय किसका पार्ट है? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लर्न करो फटाफट ये माइक्रो। माइक्रो एनवायरमेंट वापस से एक बार हम पूरा रिकैपिचुलेट कर रहे हैं। माइक्रो एनवायरमेंट का और एक नाम क्या है? ऑपरेटिंग एनवायरमेंट। क्यों इसका नाम ऑपरेटिंग है? क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है। ठीक है, क्या ये फर्म स्पेसिफिक है? हाँ, ये फर्म स्पेसिफिक है। इसका एग्जांपल क्या है? सप्लायर हो गया। सप्लायर में हम लोग पढ़े कि जो सप्लायर और मैन्युफैक्चरर हो सकता है वो सेम आदमी नहीं हो, लाइक पार्ले जी बिस्किट इज एन एग्जांपल टू इट। फिर हम लोग पढ़े कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में। कस्टमर और कंज्यूमर भी जरूरी नहीं है सेम हो। कस्टमर वो होता है जो पैसा देता है, और जो प्रोडक्ट को खा लेता है वो कौन होता है? कंज्यूमर होता है। इंटरमीडियरीज के बारे में पढ़े हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद सप्लायर्स के बारे में पढ़े, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े। ऑर्गेनाइजेशन में 3 आदमी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स होते हैं और एम्प्लॉइज होते हैं। मार्केट में हम लोग पढ़े प्राइस सेंसिटिविटी के बारे में, कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में। हैव अ लुक वेरी क्विकली माइक्रो के बारे में।
लर्न हुआ यहाँ तक अच्छे से? वैल्यू सिस्टम मतलब वो कंपनी का वैल्यूज, वो इंटरनल फैक्टर का एग्जांपल है। ऑलराइट विशाल, कॉर्पोरेट कल्चर, कंपनी का वैल्यूज क्या, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा, गुडविल कैसा, बिहेवियर कैसा, वो तो आपके हाथ में है ना, कंपनी का इमेज बिल्डिंग कैसे, पूरा अच्छे से इसको लर्न कर लो माइक्रो को। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर कवरिंग नाउ। लर्न हो गया माइक्रो? आगे बढ़े। मॉडर्न बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, किसको रिटेन करना, फटाफट इसका आंसर दो। मॉडर्न बिजनेस का ऑब्जेक्टिव किसको रिटेन करना है? कस्टमर की कंज्यूमर, टेल मी, कस्टमर की कंज्यूमर, कस्टमर, ऑल राइट, वेरी गुड। जो आदमी पैसा देता है प्रोडक्ट के लिए उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर की कंज्यूमर। जो आदमी पैसा दे रहा है, कस्टमर, वेरी गुड। ठीक है, फिर मेरे को बताओ, इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं जब हम लोग, इन हाउस प्रोडक्शन, तो क्या जो मैन्युफैक्चरर है वही सप्लायर है? इन हाउस प्रोडक्शन का मतलब समझ गए, खुद ही बना रहे हैं, तब तो खुद ही बेच भी रहे हैं। और आउटसोर्सिंग करना मतलब क्या हुआ, दूसरा से बनवा रहे हैं। इन दैट केस मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर आर द डिफरेंट पर्सन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मैक्रो। मैक्रो एनवायरनमेंट इज बेस्ट कॉल्ड एज जनरल। उसको हम लोग ऑपरेटिंग और टास्क बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं? जनरल एंड रिमोट। जनरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे फर्म को इंडिस्क्रिमिनेटली इफेक्ट करते हैं इन जनरल, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट करते हैं। द बेस्ट एब्रिविएशन फॉर मैक्रो इज पेस्टल एनालिसिस। ठीक है, हम लोग पढ़े ना स्टार्टिंग में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। So you know the full form of PESTEL. PESTEL itself describes the macro environment in totality. P stands for political. PESTEL पे concentrate करना. P stands for political. E is your economical. S is your social. T is your technological. L is your legal. And the last T is your environmental. तो पहला E जो है वो इकोनॉमिकल है और लास्ट इन्वायरमेंटल है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, पेस्ट वर्ड लिखेगा, PEST। यहाँ पे E का मतलब क्या है? इकोनॉमिक के इन्वायरमेंटल? इकोनॉमिक, क्योंकि लास्ट वाला ही इन्वायरमेंटल है। ठीक है, तो अब मैक्रो एनवायरनमेंट का जो है सारा टाइप्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस मैक्रो एनवायरनमेंट का टाइप्स एक एक करके। ठीक है, तो मैक्रो में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल। सो स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक बाद में कराएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एग्जांपल मैंने क्या बताया था? मार्केट रेट चेंज हो रहा है, बैंक रेट चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, ये सब क्या चीज के एग्जांपल हो गया? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन आना, ये सब क्या हो गया? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट क्या हुआ? फॉर एग्जांपल जीएसटी लॉ आया, नया लॉ आया ना, लेजिस्लेशन चेंज हुआ, कोई भी लॉ रिलेटेड मैटर चेंज हो रहा है तो लीगल एनवायरनमेंट हुआ, तो दैट इज अ पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होना, कस्टमर का बिहेवियर चेंज होना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। नया टेक्नोलॉजी आना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कोरोना वायरस मैंने बोला ग्लोबल लेवल में चाइना की वजह से यहाँ पे हुआ है, so that is an example of global environment, because all the economies of the country are interrelated to each other because of globalization. तो अगर एक कंट्री का इकोनॉमी में कुछ आ रहा है तो दूसरा कंट्री भी उससे अफेक्टेड होता है। कोरोना वायरस एपिडेमिक पैंडेमिक स्टार्टेड इन चाइना बट इट गॉट स्प्रेड एट द ग्लोबल लेवल। तो वो किसकी वजह से हुआ? इंडिया की वजह से तो नहीं हुआ, तो ग्लोबल की वजह से हुआ, तो ग्लोबल एनवायरमेंट। ठीक है, और डेमोग्राफिक एनवायरमेंट क्या हो गया? ध्यान से सुनना, अगर आपकी कंट्री का पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, तो लोगों को ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई होप यू नो व्हाट इज डेमोग्राफिक। इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाया था, नेचर ऑफ द पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक के अंदर 4 पॉइंट्स है, पॉपुलेशन साइज, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना मेरा बात, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल एरिया वाइज भी तो होता है ना, हिली एरिया में रह रहे हो तो आपको वहाँ गरम गरम चीज ज्यादा बिकेगा, मैगी वहाँ ज्यादा बिकता है, लोग अंडा ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट इफ यू आर लिविंग इन अ वेरी वार्म, ह्यूमिड और हॉट मॉइस्चराइज्ड एरिया, वहां पे जो है आप लोग का ये सब नहीं बिकेगा। समझ में आ रहा है? पीपल विल प्रेफर लाइट फूड। सो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी आपका इफेक्ट हो रहा है बिजनेस एंटरप्राइज। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जाम्पल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत ही हॉस्टल सा एरिया में, जहाँ पे लोग, हॉस्टल का एरिया जहाँ बच्चे लोग रहते हैं, पॉश सा मॉल खोल लियो और वहाँ बड़ा बड़ा शैम्पू का बॉटल्स बेच रहे हो, बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। आपका बड़ा बड़ा शैम्पू का बॉटल कहाँ आपको खोलना चाहिए? पॉश एरिया में, पार्क स्ट्रीट एरिया में खोलो, जहाँ बड़ा बड़ा जो है रईस आदमी लोग रहता है, बड़ा बड़ा बंगलो है, क्योंकि उन लोग के पास ज्यादा पैसा, उन लोग बड़ा बड़ा शैम्पू का बॉटल खरीदेंगे। तो जहाँ पे हॉस्टल एरिया, वहां पे तो आपको किस टाइप का शैम्पू बेचना चाहिए? small small packet sachet बेचना चाहिए। So based on the income distribution also you should select the target area where to sell what product. If you are planning to sell the shampoo in a residential area, that is in a posh area,
दैट इज इन अ वेल सेटल्ड वेल टू डू फैमिली एरिया, तो वहाँ बड़ा बड़ा मॉल खोलो, बड़ा बड़ा शैम्पू का बॉटल बेचो। बट अगर आप हॉस्टल एरिया में टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे कैसा शैम्पू बेचना चाहिए, बड़ा बड़ा बॉटल बेचना चाहिए कि छोटा छोटा सैचे बेचना चाहिए, छोटा छोटा सैचे। समझ में? एथनिक मिक्स, फॉर एग्जाम्पल एथनिक मिक्स मतलब आप एक ऐसा लोकेलिटी में एक रेस्टोरेंट खोले हो, नॉन वेज रेस्टोरेंट खोल दियो जैन लोकेलिटी में, and I hope you know Jain people prefer all pure vegetarian food, they don't even eat onion and garlic, और वहाँ आप नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोले हो तो आपका वो रेस्टोरेंट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको वो कहाँ खोलना चाहिए? नॉन वेज रेस्टोरेंट जहाँ पे आपका वैसा एरिया है जहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं नॉन वेज फूड को, पंजाबीज, बंगालीज एटसेट्रा। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एथनिक मिक्स, डाइवर्सिटी। सो बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स आल्सो योर बिजनेस एंटरप्राइज इज गेटिंग अफेक्टेड ना, किस टाइप का कस्टमर्स को आप टारगेट कर रहे हो। क्लियर है? तो डेमोग्राफिक के अंदर 4 पॉइंट्स क्या क्या क्या, पॉपुलेशन साइज, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एथनिक मिक्स। लर्न कर लो फटाफट डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, पूरा ये देख लो एक बार अच्छे से। ये सारा हम लोग डिस्कस कर लिए थे स्टार्टिंग में, इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, डेमोग्राफिक। तो पेस्टल में डी वर्ड वाज नॉट देयर, तो डेमोग्राफिक एनवायरमेंट अलग से। डेमोग्राफिक एंड ग्लोबल प्लस पेस्टल, इस तरह से लर्न करो। पेस्टल का फुल फॉर्म यू नो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल। इसके अलावा दो फैक्टर और क्या क्या है, डेमोग्राफिक एंड ग्लोबल। ठीक है, लर्न दिस एंटायर टॉपिक मैक्रो का वेरी क्विकली। So we are through with components of business environment. Two types, internal, external. Internal inside the organization, external outside the organization. External two types, micro, macro. Micro affect a single firm, macro affect all the firm in totality. Micro example customer, supplier, intermediaries, organization, market. Then macro का example हो गया pestle plus demographic plus global. Pestle political, economical, social, technological, legal, environmental, demographics and global. पेस्टल में सार्थक लास्ट इज योर इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक आया वो इन्वायरमेंटल फैक्टर, रेनफॉल आया आपका एंटरप्राइज को इफेक्ट होगा, बाढ़ आ गया तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, इन्वायरमेंटल का एग्जांपल समझ गए, अर्थक्वेक, योर रेनफॉल, योर बाढ़ आना, साइक्लोन, ऑल दीज आर इन्वायरमेंट। जैसे अभी बीच में अम्फन आया था तो उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस इफेक्ट हुए ना, ठप हो गया उन लोग का काम, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। So we are through with the topic of components of business environment. फटाफट देख लो एक बार अच्छे से, वेरी क्विकली। Peace, political, dear. Pestle में starting P is your political. Again repeating it, P stands for political, E stands for economical, S is your social, T is your technological, L is your legal, and the last is your environmental. श्रुति, एथनिक मिक्स मतलब डाइवर्सिटी हुआ, जैसे मैंने बोला ना हमारा इंडिया जो है एथनिक कंट्री है, डाइवर्सिटी, अलग अलग कास्ट के पीपल लोग रहते हैं। तो आप नॉनवेज रेस्टोरेंट जैन एरिया में खोलोगे तो वह नहीं चलेगा, जैनीज भी है, हिंदूज भी है, मुस्लिम्स, अलग अलग कैटेगरीज के कास्ट के लोग रहते हैं, पंजाबीज, मारवाड़ीज, ऑलराइट। पॉपुलेशन साइज कैसे नहीं इफेक्ट करेगा, पॉपुलेशन साइज अद्रिजा आई थिंक, पॉपुलेशन साइज कंट्री का बढ़ेगा तो डिमांड लोगों के बढ़ेंगे और बिजनेस एंटरप्राइज को ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाना पड़ेगा, उन लोग का प्रोडक्ट डोमेन एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, आदित्य, यस, पेस्टल का फुल फॉर्म हियर इट इज अगेन, P stands for political, E stands for economical, S is your social, T is your technological, then your legal and your environmental. Don't worry, everything is given in your mat, we'll do the marking.
लर्न करो, एक बार माइक्रो को भी अच्छे से देख लो, रिवाइज करो माइक्रो एंड मैक्रो बोथ। कस्टमर को दर्शना रिटेन तो करना ही पड़ेगा ना। आप क्या करोगे, खाली न्यू कस्टमर्स को बुलाओगे, जो आपके पुराने कस्टमर्स है उसको रिटेन नहीं करोगे? जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने आता है तो आपका जो पुराना कस्टमर है आप उसको भी देखोगे, नया कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करोगे ना। So to create new customer and retain old customer. All right, Darshana. Yes or no? Business environment refers to both internal and external. But Gluck and George के definition में सिर्फ उन लोगों ने external के बारे में बताया। Suppliers कुछ नहीं है विशाल, suppliers कौन हुआ? मैंने इसमें क्या बताया कि जो आदमी मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है वही सेल करे उसको। जैसे मैंने अभी क्या बोला था, पार्ले जी बिस्किट कंपनी जो है बिस्किट किसी और से बनवा रहा है, तो कोई और बना रहा है, मतलब द मैन्युफैक्चरर इज समवन एल्स, ही इज ओनली सप्लाइंग द प्रोडक्ट टू द सेलर बाय डूइंग द ब्रांडिंग ऑफ द नेम, दैट्स इट। यानी उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आउटसोर्स किया हुआ है किसी और को, और वो खाली क्या कर रहा है, ब्रांडिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। ऑल राइट, मिडिलमैन का रोल नहीं पता आपको? मिडिलमैन क्या करता है, गुड्स को मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कस्टमर्स के तक पहुंचाता है। जैसे होलसेलर खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, रिटेलर खरीदता है होलसेलर से, देन रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर्स खरीदते हैं गुड्स। ठीक है, मैक्रोकॉरिक नाम पेस्टल, जनरल एंड रिमोट, देख लो फटाफट वेरी क्विकली। अच्छा, आप लोगों को याद होगा, हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से मेरे को याद आया, वी हैव आल्सो स्टडीड इन इकोनॉमिक्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज दैट ऑपरेट्स इन योर कंट्री, नॉट इन योर कंट्री, एट द ग्लोबल लेवल। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, क्या क्या हो सकता है? कैपिटलिस्टिक हो सकता है, सोशलिस्टिक हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है। इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। पढ़े थे ना हम लोग ये सब, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स। तो यही टॉपिक दोबारा यहाँ पे दिया हुआ है, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज अलग से मैथ में दिया हुआ है। सो डू आई नीड टू डिस्कस ऑन दैट अगेन? प्लीज रिप्लाई इट, बिकॉज यू हैव कवर्ड इट इन द चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर भी क्विक रिवीजन, इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोग पढ़े थे सबसे पहले कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, कोई का इंटरफेरेंस नहीं होता, गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव होता है वहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ सेलर होता है, फ्रीडम ऑफ बायर होता है, कॉम्पिटिशन होता है वहां पे, सर्विस मोटिव बिल्कुल भी नहीं होता। यूके यूएसए एज एन एग्जांपल, राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेजर फेयर इकोनॉमी उसको हम लोग बोलते थे। फिर हम लोग सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में पढ़े थे, जिसको हम लोग कमांड इकोनॉमी बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं उसको, क्योंकि वहां सब कुछ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रहता है, गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करता है वहां पे, राइट। वहां पे सर्विस मोटिव रहता है, वहां पे कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं रहता है, वहां इक्वालिटी रहता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कलेक्टिव ओनरशिप रहता है, राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहता है, नो फ्रीडम ऑफ कंज्यूमर, नो फ्रीडम ऑफ सेलर। देन वी डिस्कस अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया इज एन एग्जांपल टू इट। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था दोनों का गुड फीचर लेके मिक्स्ड इकोनॉमी बना है इंडिया, where both public sector can be seen and private sector can also be seen. Some enterprises are under the control of government, some are under the control of private entrepreneur, and some are jointly owned by both of them. That is called combined sector. वहाँ गवर्नमेंट का पॉजिटिव रोल रहता है, वहाँ प्राइस मैकेनिज्म भी ऑपरेट करता है और गवर्नमेंट भी कंट्रोल करता है प्राइस को टैक्स और सब्सिडी पॉलिसी से। सो दैट्स इट, वो भी हम लोग का कवर हो गया। ठीक है, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। So we have discussed these factors that affect economic environment। 3 फैक्टर हम लोग पढ़े, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो एक बार देख लो, आप लोग को रीड करना है तो। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीस थिंग्स ऑलरेडी वेरी क्विकली। We have already discussed, even if you have not attended the economics class does not matter, because I have explained everything again। सब कुछ तो पढ़ा दिए। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब क्या बोले थे, जहां पे मार्केट मैकेनिज्म ऑपरेट करता है, देखो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट करता है, प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है, मार्केट फोर्सेस, वहां गवर्नमेंट नहीं प्राइस डिसाइड करता है, प्राइवेट ओनरशिप रहता है प्रॉपर्टी का, इंडिविजुअल का डिसीजन मेकिंग रहता है ना, वहां पे फ्रीडम रहता है कस्टमर का, सप्लायर का, सबका। लेजर फेयर इकोनॉमी बोलते हैं उसको, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। सोशलिस्टिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सब कुछ कौन कंट्रोल करके रखता है, गवर्नमेंट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज डिसाइडेड देयर बाय द गवर्नमेंट। इसलिए सोशलिस्टिक इकोनॉमी करेक्ट नाम है कमांड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, वहां किसी का फ्रीडम नहीं रहता, ना कस्टमर का ना सेलर का। और मिक्स इकोनॉमी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, दोनों चीज रहते हैं, दोनों का मिक्सचर। कोई कोई सेक्टर प्राइवेटली ओन रहता है जिसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, कोई सेक्टर अंडर दी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रहता है जिसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, कोई कोई सेक्टर जॉइंटली ओन रहता है जिसको हम लोग जॉइंट सेक्टर बोलते हैं।
तो वहां पे प्राइस मैकेनिज्म तो ऑपरेट करते हैं प्लस गवर्नमेंट भी ऑपरेट करते हैं, पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्टर्ड प्राइस। All right, Shambhavi, have you followed the 3 types of economic system? Yes, bilkul. TCS is an example of joint sector. Absolutely, Pratik. ठीक है, are we through with this slide? फटाफट बताओ, ये स्लाइड क्लियर है? सो दैट्स इट। अभी हम लोग मार्किंग करेंगे फटाफट एंड देन आई वांट टू लीव यू। ठीक है, इंस्टीट्यूट का मैट से मार्किंग करेंगे। ऑल राइट, तो एक काम करते हैं हम लोग, पूरा एक बार स्टार्टिंग से जो है, shall we revise with the entire thing again? फटाफट 2 minutes टाइम आई विल टेक फॉर द एंटायर रिविजन। ठीक है, फटाफट मेरे को बताओ हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, वेरी क्विकली हम लोग अभी जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया एनवायरमेंट के बारे में। एनवायरमेंट क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ all those forces which have a bearing on the functioning of the business enterprise. Environment refers to sum total of all those forces that have a bearing on the functioning of the business enterprise. Business environment का definition किसने दिया? ग्लूक एंड जॉर्ज ने दिया। फिर चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला? इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव बट द पर्सन हु इज मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द चेंज दैट सर्वाइव्स इन द लॉन्ग रन, यानी चेंज होना बहुत जरूरी है। फिर हम लोगों ने पढ़ा एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया? क्योंकि एक सिंगल एनवायरमेंट को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन एनवायरमेंट में आप देखो इतना सारा एलिमेंट्स है, इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो, सबको को एक संग समझोगे तो दिमाग शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको बोला गया इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है, फिर हम लोग बोले डायनामिक है बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। मल्टीफेसिटेड हम लोगों ने पढ़ा बिकॉज किसी के लिए थ्रेट है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। फिर हम लोगों ने फार रीचिंग इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा। आज जो चेंजेस है एनवायरमेंट में वो कल जाके रंग दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल Reliance Industries Limited that started off with textile business, then diversified into petrochemical industry, then diversified into retail services, then diversified into telecom sector. Same goes with Aditya Birla. रिल का फुल फॉर्म इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, देन वी डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस। एनवायरमेंट को क्यों समझे भाई? ताकि आपको पता चले, एनवायरमेंट को आप पढ़ोगे तो आपको आपके थ्रेट्स के बारे में, आपको आपके अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा, आपका ग्रोथ होगा, आप सीखोगे, आपका इमेज बिल्डिंग होगा। इमेज बिल्डिंग का एग्जांपल क्या था? सेटिंग अप ऑफ योर ओन कैप्टिव पावर प्लांट फॉर योर होम कंजम्पशन। CPP का full form captive power plant, where you are generating the power for your self consumption and not for the purpose of sell and for meeting competition. Competitive advantage हम लोग पढ़े थे इसके लिए। It is a kind of advantage that you gain by selling your customer some greater value either in terms of cost reduction or in terms of quality of the product. Then we discussed about the next topic is relationship. What are the 3 things that are getting exchanged between organization and environment? Information, resources, influence and power. Information में हम लोग बोले थे any data that has commercial significance is called information. For example, vehicle norms में कुछ changes आया, वो होगा data biscuit manufacturing company के लिए, but वो information होगा automobile industry के लिए. Resources 5 है men, money, material खरीदा, machinery में डाला, method लगाया. Influence and power, Patanjali is exerting influence and power on the existing FMCG companies. Then we discussed about response, 3 types of responses: administrative response, competitive response, collective. एडमिनिस्ट्रेटिव, जब आपने कंपनी का पॉलिसीज को चेंज कर रहे हो क्योंकि एनवायरमेंट में चेंजेस आए, उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस बोलते हैं। जब आप कंपनी का कॉम्पिटिटर्स का कुछ रिस्पांस में कुछ अच्छा कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिस्पांस, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर हम लोग स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, कंसोर्टिया, अमलगमेशन, मर्जर, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो वी कॉल इट एज कलेक्टिव रिस्पांस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस क्या किए? कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, 2 टाइप्स क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया? इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया? कंपोनेंट्स डिस्कस किया था। ऑलराइट, कंपोनेंट्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? 2 टाइप्स क्या क्या? इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरनल जो है कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल कहाँ प्रेजेंट रहता है? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, इंटरनल का टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था, वैल्यू सिस्टम, मिशन, ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट कल्चर, कंपनी का ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज लाइक मशीनरी, रॉ मटेरियल। एक्सटर्नल का 2 टाइप्स, माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो अफेक्ट डे टू डे फंक्शनिंग,
operating environment, task environment, macro general and remote environment, micro organization, customer, market, supply, intermediaries. Macro is your PESTEL. P political, E economic, S social, T technological, L legal and the last T is your environmental factor. इसके अलावा डेमोग्राफिक्स और ग्लोबल भी इसमें आते हैं. फिर एक एक करके हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया मेरे को बताओ. हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये सारा कस्टमर्स क्या होता है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल लीगल फैक्टर का एग्जांपल डिस्कस किया. लाइक आई एम आस्किंग यू वन एग्जांपल, मेरे को आप फटाफट बताओगे कि अगर जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस कस्टमर का चेंज हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आया, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच फैक्टर, टेल मी वेरी क्विकली. कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हुआ, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच फैक्टर, फटाफट मेरे को बताओ. चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच फैक्टर. चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच फैक्टर, फटाफट मेरे को बताओ सोच के. चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर किसका फैक्टर हुआ? सोशल फैक्टर. एक्सीलेंट. माइक्रो नहीं पूछा मैंने, एग्जैक्टली माइक्रो का कौन सा फैक्टर हुआ, ठीक है. फिर अगर नेक्स्ट मैंने पूछा मार्केट का इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच फैक्टर. चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड बैंक रेट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच फैक्टर. वेरी गुड. इकोनॉमिक. चेंज इन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, नया इनोवेशन आया, कोई नया मशीनरी आया मार्केट में, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच फैक्टर? टेक्नोलॉजिकल. एक्सीलेंट. फिर उसके बाद पैंडेमिक कोरोना वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच फैक्टर? ग्लोबल फैक्टर. न्यू जीएसटी लॉ केम, जीएसटी लॉ फटाफट बताओ. जीएसटी, यस लीगल फैक्टर, ठीक है. ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या चीज का एग्जांपल है? एथनिक मिक्स, डेमोग्राफिक. वेरी गुड, ठीक है. सो दैट्स इट, हम लोग का हो गया ये सारा टॉपिक, क्लियर है, ठीक है. सो लेट अस डू द मार्किंग नाउ. आई होप यू एंजॉयड द प्रेजेंटेशन. हाउ वाज द क्लास? समझ में आया? लर्न हुआ कि नहीं? पहले सबसे पहले मेरे को ये बताओ, हैव यू लर्न द एंटायर टॉपिक और नॉट? फटाफट अपना मैट निकालो वेरी क्विकली. टेक आउट योर मैट, टेक आउट योर मैट. थैंक यू शोभा, इट्स एन अमेजिंग प्रेजेंटेशन. राइट, थैंक यू. लर्न हुआ कि नहीं, दैट मैटर्स, ठीक है. आप फटाफट जो है ना अपना मैट निकालो इंस्टीट्यूट का. इंस्टीट्यूट का मैट नहीं आया है तो आप जो है उसका सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो. आपको पता है साइट का नाम जो है www.ica.org में जाओगे, नॉलेज पोर्टल में, ठीक है. जस्ट गिव मी अ मिनट. टेक आउट योर मैट वेरी क्विकली. चलो लेट अस डू द मार्किंग. जितना मार्किंग करा रहे हैं उतना ही आपको पढ़ना है, ट्रस्ट में, ठीक है. चैप्टर नंबर 2 खोलोगे आप अपना एनवायरनमेंट का, मार्क करो वहां पे. द वर्ल्ड कीप्स ऑन चेंजिंग एज वी हैव डिस्कस्ड, चेंज इज इनएविटेबल, यू कैन नॉट स्टॉप इट, ठीक है. तो कंपनी के पास दो कैपेबिलिटीज होना चाहिए, एबिलिटी टू प्रॉस्पर, अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, एंड एबिलिटी टू चेंज, ठीक है. एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज. फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था चार्ल्स डार्विन के बारे में, प्लीज मार्क इट. चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला था? चेंज इज इनएविटेबल. इट इज नॉट द strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one who is responsive to the change, ठीक है. वहीं पे आप देखोगे चार्ल्स डार्विन के बारे में. ऑल राइट. फिर आप आओगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में. देयर यू नीड टू राइट डाउन वन डेफिनेशन, प्लीज लिखो ना. environment, business environment refers to sum total of all those forces that have a bearing on the functioning of the
business enterprise. Business environment refers to sum total of all those forces that have a bearing on the functioning of the business enterprise. लिख लो फटाफट, ठीक है, हो गया ना यहाँ तक। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक डेफिनेशन एनवायरनमेंट का, दैट वाज गिवन बाय ग्लूक एंड जॉर्ज, तो मार्क दैट डेफिनेशन प्लीज, अकॉर्डिंग टू ग्लूक एंड जॉर्ज। तो ग्लूक एंड जॉर्ज ने खाली किसके बारे में बोला, आउटसाइड यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में, लेकिन हम लोग कंपोनेंट्स में दोनों चीज पढ़ा, इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। आप देखो यहाँ लिखा है मॉडर्न ऑथर्स क्या बोलता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है एनवायरनमेंट, बट ग्लूक एंड जॉर्ज ने खाली एक्सटर्नल के बारे में बात की है। देन वी डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लीज मार्क करो, कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, यू ऑल्सो हैव टू मार्क दैट, बिकॉज इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प इन टोटलिटी, प्लीज मार्क इट। फिर डायनामिक के बारे में हम लोगों ने मार्क किया था, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंजिंग इसलिए डायनामिक, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड क्यों बोला गया वहां पे, प्लीज राइट डाउन वन लाइन, फॉर सम पीपल, फॉर सम पीपल change in the environment may be an opportunity whereas for some it may be a threat. For some people change in the environment be an opportunity whereas for some it may be a threat, whereas for some it may be a threat, that is multifaceted, अंदर का कुछ नहीं पढ़ना है। For some people change in the environment may be an opportunity whereas some it may be a threat. Next, far reaching impact, उसमें आप डायरेक्टली मार्क करोगे, ऑर्गेनाइजेशन लाइक आदित्य बिरला, देखो पहले टेक्सटाइल में था, वो भी कपड़े के बिजनेस में था, आपको पता है ये बात, फिर सीमेंट में गया, फिर रिटेल में, फाइनेंशियल में, टेलीकॉम में, कीप केप्ट ऑन डाइवर्सिफाइंग। फिर हम लोग रिलायंस के बारे में भी पढ़े, रिलायंस का भी एग्जांपल लिख सकते हो, टेक्सटाइल से स्टार्ट किया था, याद है मैंने बोला था। देन पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम में गया उन लोग, फिर उसके बाद रिटेल सर्विसेज भी है उन लोग का बहुत सारा, सुने हो ना, रिलायंस फुटप्रिंट डिजिटल, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस ज्वेल, फिर उसके बाद टेलीकॉम में भी गया, तो उन लोग भी इतना चीज में डाइवर्सिफिकेशन किया। आदित्य बिरला, रिलायंस, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ फार रीचिंग इम्पैक्ट। फटाफट मार्किंग कर लो। देन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए, ग्रोथ के लिए, कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग में याद है मैंने एग्जांपल पढ़ाया था सीपीपी के बारे में, तो प्लीज मार्क करोगे। मेनी कंपनीज हैव सेट अप देयर ओन कैप्टिव पावर प्लांट फॉर मीटिंग देयर ओन रिक्वायरमेंट, है ना। सो कैप्टिव पावर प्लांट में दे आर जनरेटिंग द पावर फॉर सेलिंग, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो आप वहां लिख सकते हो कैप्टिव पावर प्लांट में पावर इज जनरेटेड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब क्या, अपना फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड नॉट फॉर सेल, ठीक है, मीटिंग कंपटीशन, ठीक है, यहां तक हो गया, ऑल राइट। देन relationship between organization and environment, three things we have discussed are getting exchanged. Number one, exchange of information, अब वहां पे ऊपर में लिख सकते हो, three things are getting exchanged between business and environment, BW means between, short form I am using.
नंबर 1 इज योर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर इन्फॉर्मेशन का आप वहाँ पे मार्क करोगे, नीचे रियलिटी बाइट में डेफिनेशन, एनी डेटा दैट हैज गॉट कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, चेंज इन गवर्नमेंट लॉ for new vehicle norm is a data for a biscuit manufacturer but information for an automobile manufacturer. We have discussed all these things. अंदर का कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मार्किंग करा रहे वहीं उतना ही पढ़ना है. नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, पॉइंट नंबर 2. रिसोर्सेज में मार्क करोगे 5M जो है, प्लीज मार्क रिसोर्सेज 5M. मैन, मनी, मेथड, मशीनरी, मटेरियल. ठीक है. नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, दैट इज योर पॉइंट नंबर 3. वहां पे रियलिटी बाइट में पतंजलि के बारे में मार्क करोगे. FMCG company Patanjali, endorsed by Baba Ramdev, is a big player in the industry and giving a tough competition to HUL, Godrej, Dabur, PNG, etc. ठीक है, पढ़े थे ना हम लोग ये. इन्फ्लुएंस एंड पावर कौन एक्सर्ट करते हैं? कॉम्पिटिटर्स आर एक्सर्टिंग. डन. फिर रिस्पॉन्स हम लोग पढ़े थे, 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज. सो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स? 3 क्लासेस. एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स. एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स का मतलब हम लोग क्या पढ़े? जब कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन क्या चेंज करे, मिशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, बजट, जब उन लोग ये सब चेंज कर रहा है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स बोलते हैं. कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स में हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में पढ़े थे. एस्टैब्लिशिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द राइवल. ठीक है, वहां पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का डेफिनेशन लिख लो. अ काइंड ऑफ एडवांटेज, a kind of advantage which you gain over your competitors, which you gain over your competitors by providing your customers some better quality of products by providing your customers some better quality of products at low cost. ठीक है, फिर उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्स. कलेक्टिव रिस्पॉन्स के एग्जांपल बार्गेनिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, कोऑप्टिंग, बोले थे ना, जॉइंट वेंचर, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट. कंसोर्टिया, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, amalgamation, जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप. एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस क्रिएट करता है ताकि दवाई बेच सके, टू अवॉइड हाई कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग सेल फॉर हेवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. Pratik, that we are going to discuss in chapter number 3. Don't worry for it. Environmental influences on business में आ जाओ. ये अभी हम लोग नहीं किए, नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दिए. अब आप डायरेक्टली आ जाओगे चार्ट में, कंपोनेंट्स में. ये ला चार्ट आपको दिखाई देगा, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट 2.10. प्लीज कम टू दिस चार्ट. ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा मार्क कर लो अच्छे से. यू लर्न दिस चार्ट. ये ला चार्ट आप मेरे पीपीटी में भी था. दैट इज टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में लिख सकते हो प्रेजेंट, outside the organization, comma, beyond your control, you cannot control it. हम लोग का नेक्स्ट क्लास कल है at 2:30. we are going to complete this chapter. ठीक है, और इंटरनल एनवायरनमेंट के पास आप लिख सकते हो inside the organization and can be somewhat controlled. कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते, can be somewhat controlled. आद्रिजा, वैल्यू सिस्टम मैंने बोला था ना, कंपनी का जो पॉलिसीज है
उसका वैल्यूज है, वो लेबर्स को कैसे ट्रीट करता है, कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करता है, दैट इज इमेज बिल्डिंग, वैल्यू सिस्टम। इंटरनल एनवायरनमेंट का सारा टाइप्स मार्क करोगे, वैल्यू सिस्टम, मिशन, स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर यूनियन। फिजिकल रिसोर्सेज का आप एग्जांपल लिख सकते हो, रॉ मटेरियल। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब रॉ मटेरियल और मशीनरी हुआ। फिजिकल रिसोर्सेज का एग्जांपल रॉ मटेरियल एंड मशीनरीज हुआ। ऑलराइट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टू टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का सारा टाइप्स, मैक्रो का सारा टाइप्स। मैक्रो के पास आप लिख सकते हो पेस्टल। पेस्टल लिख लो मैक्रो के पास। डू द मार्किंग वेरी क्विकली। इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाओ अब, ठीक है। उसका फर्स्ट 2 लाइंस आप मार्क करोगे, फिर अब उसमें आप आओगे एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पहला लाइन मार्क करोगे, अब बिजनेस डू नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। अगर इंटरनल फैक्टर को रिएक्ट करे तो एक्सटर्नल फैक्टर को भी रिएक्ट करता है, ठीक है। टू टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो के पास आप लिख सकते हो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, टास्क। मैक्रो के पास लिख सकते हो, इसका नाम क्या था, जनरल, रिमोट, नाम लिख लो। माइक्रो के पास लिख सकते हो फॉर्म स्पेसिफिक, एक सिंगल फॉर्म को इफेक्ट करता है। मैक्रो के पास लिख सकते हो इफेक्ट ऑल इन जनरल। वेरी क्विकली राइट डाउन। और ट्रस्ट में आज अगर आप नहीं करोगे ना, आप भूल जाओगे कल क्या पढ़े थे क्लास में, तो पूरा क्लास वेस्ट हो जाएगा। मेरे को एक प्रॉमिस करो, आज ही बैठ के मेरा लेक्चर जब ओवर हो जाएगा, व्हेनेवर यू गेट द टाइम, 2 घंटा 3 घंटा बाद आधी घंटा लगेगा, जितना भी मार्किंग करा रहे हैं आप उसको रिवाइज कर लेना। आधी घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा लर्न करने में। और लर्न नहीं करोगे एंड यू विल जस्ट कीप ऑन डूइंग द क्लासेस, इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन योर पार्ट। आप खाली टाइम वेस्ट करो और कुछ नहीं करो। खाली क्लासेस करने से कुछ नहीं होता, सेल्फ स्टडी इज वेरी एसेंशियल। तो जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ घर में आपको लर्न करना पड़ेगा, खुद आंख से देखोगे नहीं जब तक लर्न नहीं होगा। ये सब छोड़ दो, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाए नहीं, आई मीन लीव दिस स्टफ। अब देख रहे हो माइक्रो को इन लोग 3 से 4 बार माइक्रो एनवायरनमेंट को रिपीट किया। माइक्रो को वहां एक बार तुम देखे हो, फिर यहाँ एक चार्ट बना दिया माइक्रो का, देख रहे हो। अब फिर से पैरा फॉर्मेट में भी लोग माइक्रो को एक एक करके डिस्कस किया, तो हम लोग पैरा फॉर्मेट में डायरेक्टली मार्क करें। माइक्रो का एलिमेंट्स ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ था, फिर से इन लोग लिखा है। फिर देखो मैक्रो का भी एक लिखा है, मतलब सेम चीज लोग 3-4 बार रिपीट किया अननेसेसरली, सो यू डोंट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। देखो मैक्रो को यहाँ लिखा है, ये वाला मार्क कर लिए दोनों चार्ट। डेमोग्राफिक में हम लोग पढ़े ना, पॉपुलेशन साइज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट, तो ये लर्न कर लेना है वाला चार्ट। बट आई विल शो यू अगेन, दे हैव गिवन यू मैक्रो 4 टाइम्स। एक बार ऊपर चार्ट में देखे हो, यहाँ सेकंड टाइम देख रहे हो, और 2-3 बार देखोगे आएगा भी, अननेसेसरली रिपीटिंग द सेम थिंग। देखो माइक्रो एनवायरनमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो अब एक एक करके माइक्रो का एलिमेंट्स जो हम लोग डिस्कस किए तो मार्क कर लेते हैं। कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में डिस्कस किए थे। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर द एम ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर। माइंड यू कस्टमर, कस्टमर कौन होता है, मार्क करोगे पीपल हु पेज मनी फॉर द प्रोडक्ट। कंज्यूमर कौन होता है, हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। कस्टमर मे और मे नॉट बी अ कंज्यूमर। पूरा मैंने पढ़ाया था ये सब, ठीक है। मार्किंग हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग फिर मैंने बताया था ना, एक फादर में बाई अ प्रोडक्ट फॉर हिज डॉटर हु विल बी अ कंज्यूमर। तो फादर हो गया कस्टमर, डॉटर हो गई कंज्यूमर। फिर कॉम्पिटिटर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। तो वहां पे एरो देके लिख लो, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। फिर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या पढ़ाया था मैंने, सेलिंग सेम प्रोडक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या बोला था, सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट, नॉट द सेम प्रोडक्ट बट द क्लोज सब्स्टिट्यूट। एग्जाम्पल डोमिनोज एंड पुचका वाला। और डायरेक्ट का एग्जांपल क्या हो गया, डोमिनोज एंड पिज्जा हट। So if you want to write these example, you can write down. Direct example डोमिनोज एंड पिज्जा हट, DOM डोमिनोज एंड पिज्जा हट, शॉर्ट फॉर्म लिख दो।
और नीचे डोमिनोज एंड पुचका वाला या भेलमुड़ी वाला, एनीथिंग यू प्रेफर यू कैन राइट, ठीक है। सो कॉम्पिटिशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हो गया यहाँ तक। ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग 3 टाइप्स पढ़े थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, प्लीज मार्क करो उसको, तीनों टाइप को। ओनर्स किसको बोलते हैं, शेयर होल्डर को, यू नो दैट वेरी वेल। डिसीजंस मैनेजमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास लिख सकते हो मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ये सब तुम लोग को आता है, बच्चा चीज है, क्या लिखवाएं, फिर भी लिखना है तो लिख लो, मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। किसके हाथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डे टू डे फंक्शनिंग में शेयर होल्डर इंटरफेयर नहीं करते। इंप्लॉइज कौन होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हैंडल करता है, तो एम्प्लॉइज के पास लिख सकते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दे हैंडल दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, डन। फिर मार्केट में हम लोगों ने पढ़ा था मार्केट मैच्योर है कि नहीं, कॉस्ट स्ट्रक्चर, प्राइस सेंसिटिविटी, मार्केट मैच्योर है कि नहीं, सब मार्क कर लो। मार्केट इज लार्जर देन द कस्टमर, मार्केट वेरी क्विकली। फिर हम लोगों ने सप्लायर में पढ़ा था सप्लायर मैन्युफैक्चरर मे नॉट बी द सेम पर्सन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक लाइन देखोगे, ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू टेक अ मेजर डिसीजन, आउटसोर्स करे मतलब दूसरों से गुड्स बनाए कि खुद बनाए, आउटसोर्सिंग मतलब समझ में आ रहा है, व्हेन यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम समवन एल्स, ठीक है। लाइक आई टोल्ड यू वन एग्जांपल, पार्ले जी वाला, देखोगे पार्ले जी का रैपर आप देखे नहीं हो, बट यहाँ आपके मैट में दिया हुआ है, आप देखो यहाँ, हैव अ लुक एट द पार्ले जी बिस्किट, व्हाट हैज बीन रिटन हियर, पार्ले ओनली डू द मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन आउटसोर्स्ड टू डिफरेंट सप्लायर, समझ में आया। यानी पार्ले जी बिस्किट बना रहे नहीं, कोई और बना रहे हैं, वो खाली मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सप्लायर के पास में मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर may not be the same person, manufacturer and supplier may not be the same person, ठीक है। और आउटसोर्सिंग और इन हाउस का डिफरेंस समझ में, इन हाउस मतलब खुद बना रहे हो, और आउटसोर्सिंग मतलब कोई दूसरा बना रहा है, आपको लिखना है, लिख लो, आउटसोर्सिंग दूसरा बना रहा है, इन हाउस खुद से बना रहे हो। इंटरमीडिएरीज के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, होलसेलर, रिटेलर इज एन एग्जांपल, वहां लिख सकते हो एग्जांपल, लोकल रिटेलर, डिपार्टमेंटल स्टोर। फिर मैक्रो एनवायरनमेंट मैंने बोला ना, ऊपर चार्ट में दिया, फिर यहाँ पे दिया दोबारा, तो मैक्रो एनवायरनमेंट का भी एलिमेंट जो है पैरावाइज दिया हुआ है, एक बार देख लो। द फर्स्ट वन इज डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, ठीक है। डेमोग्राफिक के अंदर 4 पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया था, मार्क करोगे, ओनली द हेडिंग, पॉपुलेशन साइज नंबर 1, नंबर 2 इज अ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 इज योर एथनिक मिक्स, एथनिक मिक्स मैंने बोला था ना, डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रजाति के लोग, देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ पीपल, एंड द फोर्थ वन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। फिर याद है मैंने बोला था शैम्पू कंपनी सेल their product in residential area mall while the same product is sold in sachet if you are in hostel or rural areas. Then the economic environment, फिर 3 economic systems के बारे में हम लोग पढ़े थे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्क कर लो, वहां पे लिख सकते हो कैपिटलिस्ट में राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, हाँ बिल्कुल भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता कैपिटलिज्म में। सोशलिज्म का और एक नाम मैंने बोला था ना, कमांड इकोनॉमी, गवर्नमेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। मिक्स्ड इकोनॉमी आप इंडिया लिखोगे तो समझ जाओगे, इंडिया, दोनों जन होते हैं साथ में, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बोथ, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम हो गया हम लोग का, मार्किंग कर लो। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज भी एक है, मार्क कर लो, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ही, चेंज इन बैंक रेट, ये सब पूछ सकता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज अलग अलग नाम क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी आपको पता है क्या होता है, टैक्स और गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर का पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब बैंक रेट और ये सब पढ़े होगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, एग्जिम का फुल फॉर्म पूछेगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो खाली ये नाम लर्न करना और कुछ नहीं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल, फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसी,
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, दैट्स इट, ओनली लर्न द नेम। इकोनॉमिक पॉलिसीज भी मार्क कर लो टाइप्स वेरी क्विकली। डन। फिर हम लोग पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट पढ़े थे, ठीक है। जैसे लीगल एनवायरनमेंट में दे हैव गिवन यू द एग्जांपल जीएसटी लॉ, गवर्नमेंट में मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। पॉलिटिकल, ट्रेड यूनियन, यूनियन टेरिट, फिर उसके बाद लोकल यूनियन बॉडीज जो प्रेशर पुश करते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर। सोशियो कल्चरल में हम लोगों ने पढ़ा ना, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, वो सब हो गया। सोशल एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, फैमिली स्ट्रक्चर, रोल ऑफ वुमेन इन अ सोसाइटी, सब सोशल फैक्टर हो गया, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नया नया टेक्नोलॉजी आया है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ग्लोबल एनवायरनमेंट के आप पास लिख लो बस, कोरोना वायरस। बाहर कंट्री से कुछ आपका कंट्री में इफेक्ट आ रहा है तो उसको ग्लोबल एनवायरनमेंट बोलते हैं, दैट्स इट, ठीक है। फिर देखो पेस्टल एनालिसिस हम लोग पढ़े, पेस्टल इज नथिंग बट मैक्रो, अभी हम लोग मैक्रो का सारे एलिमेंट्स मार्क किए हैं ना, फिर से इन लोग सेम चीज देखो दी है, तो इसका खाली फुल फॉर्म मार्क कर लो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, ठीक है। अब देखोगे एक एक करके इसको वापस दिया हो तो अननेसेसरली दे आर वेस्टिंग द टाइम। देखो यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया है, अगेन दे हैव वेस्टेड वन पेज बाय राइटिंग डाउन द फुल फॉर्म, एंड अगेन दे हैव एक्सप्लेन पॉलिटिकल क्या होता है, इकोनॉमिक क्या होता है, अभी तो जस्ट मार्क किए हो, फिर देखो सारा पॉइंट्स लिखो, यहाँ पे लिखा है, फिर पैरावाइज भी लिखा है, तो नहीं पढ़ना है, skip all these things, cut it, ये सब नहीं करना है, this is a mere repetition, it is just wasting your time। फिर देखो लोग रिपीट कर रहे हैं पैरावाइज भी अननेसेसरीली। फिर देखो यहाँ पे चार्ट बनाया है, तो बेस्ट आप यहाँ से ये चार्ट कर लोगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा पेस्टल मैट्रिक्स, इसके ऊपर लिख लो लर्न। देख रहे हो अननेसेसरीली कितना बार दिया है, सेम पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, मैक्रो ही तो है ना। पैरावाइज हम लोग मार्क किए, स्टार्टिंग में कंपोनेंट्स में मार्क किए, फिर यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे दिया है, कितना बार करोगे एक ही चीज, अननेसेसरीली लोग चैप्टर का लेंथ को बढ़ा रहे हैं। निर्वाण, द पर्सन हु हैज आउटसोर्स्ड इट, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, दैट इज द सप्लायर। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि ब्रांडिंग तो उसी का है ना। सो दैट्स इट, आज हम लोग जितना पढ़े हैं सब मार्किंग हो गया हम लोग का। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर लीव फॉर द डे। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा, समझ में आया ना। कल हम लोग मिलेंगे 2:30 बजे, बट मेरे को प्रॉमिस करोगे पूरा लर्न करके आओगे, लेक्चर को लर्न नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है क्लास करने का, पूरा लर्न करके आना, क्योंकि कल हम लोग का 2-3 ही पेज बचा हुआ है, कल क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे कल, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।